हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप देखो चैप्टर के हेडिंग में, देखो चैप्टर के हेडिंग में ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपको करना क्या है, आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें करनी है, बस बेसिक बातें कर लो। बाकी धीरे धीरे आप चैप्टर में सीखोगे और जो बेसिक पढ़ोगे उसी का आप यूज करोगे। यूज यानी हमें कुछ बेसिक बातें करनी है। तो बेसिक बातें में इस चैप्टर के अंदर पता क्या बताया गया है, एटम किसे कहते हैं। तो आपको पता है, आपको दोबारा नहीं पढ़ना है कि एटम बहुत छोटी चीज है जिससे दुनिया बनी है। फिर कहते हैं कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सब आपको पता है। और नहीं भी पता है तो आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। फिर इस चैप्टर में बताते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, पता है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम के बारे में बताते हैं जो हमें पहले से पता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फालतू फालतू चीज है उसको हम नहीं पढ़ने वाले। हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा और जो हमारे नॉलेज के लिए सही है, वही हम पढ़ेंगे। हम ऐसी बातें नहीं करेंगे आपसे एलिमेंट जी, ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, वो आप अपने आप जान जाओगे धीरे 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 धीरे। तो मेन हम चैप्टर में बातें करेंगे जो हमारे काम का है। अब पहला टॉपिक इस चैप्टर में काम का क्या है, जो कई बार आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्कूल एग्जाम में नहीं तो वाइवा में पूछ लेते हैं कि वाई टू स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़े सर, हमें पास होना है। नहीं, इसके अलावा भी आपसे आंसर कुछ और एक्सपेक्टेशन होगी टीचर की। आप बोलो सर मुझे पास होना है इसीलिए, या कोई बोले सर आपकी बेटी सुंदर है, कि मैं पढ़े लिख के अच्छा आदमी बन के आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये तो आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, वाई, कोई मुझे ही बोले मैं पूछ रहा बेटा वाई टू स्टडी केमिस्ट्री, मुझसे पूछ रहा आपकी बेटी सुंदर। अबे भाई बेटी होने तो दे, चलो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपसे कोई पूछे वाई टू स्टडी केमिस्ट्री तो आप कहोगे देखो भैया केमिस्ट्री के बिना हम जी नहीं सकते, केमिस्ट्री के बिना जी नहीं सकते। ये क्या बात है। देखो जितने भी मेडिसिन बनाए जाते हैं वो सब केमिस्ट्री लैब में ही बनाए जाते हैं। मेडिसिन समझते हो, मम्मी बुखार चढ़ गया, मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी पैरासीटामोल। मम्मी प्यार में धोखा मिला है, मम्मी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो स्ट्रेस वालों को पता है क्या दवाई देते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। पता है आप लोगों को, ट्रैंकुलाइजर्स मेडिसिन होता है जिनको स्ट्रेस होता है उनको दिया जाता है कि स्ट्रेस में निपट ना जाए। तो कहते हैं भाई स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ट्रैंकुलाइजर्स। लेकिन हमारे देसी लोग क्या करते हैं, अरे भाई स्ट्रेस हो रहा है आज तो, चलो गलत बात है, अल्कोहल से कभी भी स्ट्रेस नहीं जाता है, तो इसलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए कभी भी, है ना। अल्कोहल धीरे धीरे हमें अंदर से मार देता है। चलो अल्कोहल की बात दूर करते हैं, ठीक है। मैं कितना ही मना करूं तब भी तुम सोचोगे कि एक बार बस मौका मिल जाए, सब पता है तुम लोगों के बारे में। चलो चलो काम की बात पे आते हैं। तो केमिस्ट्री के बिना हम इसलिए नहीं जी सकते, केमिस्ट्री से मेडिसिन बनता है, फर्टिलाइजर बनता है। फर्टिलाइजर क्या है, अब इंडिया की आबादी इतनी ज्यादा है, इतने बड़े आबादी का पेट भरने के लिए हमें फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। फर्टिलाइजर से क्या होता है कि हम जो अनाज है, अनाज उसको अच्छे अमाउंट में उगा सकते हैं। तो फर्टिलाइजर किससे बन रहा है, केमिस्ट्री से बन रहा है। जिस जिस बाल्टी से आप नहा रहे हो, जिस बाल्टी से पोछा लगा रहे हो पानी भर के, वो बाल्टी केमिस्ट्री से बना हुआ है। तो दुनिया की ऑलमोस्ट 90% चीजें, 100% चीजें केमिस्ट्री से बनी हुई है। समझ पा रहे हो। तो हम केमिस्ट्री के बिना मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना है जी। और केमिस्ट्री पढ़ के हम और अच्छी दवाइयां बना सकते हैं, और अच्छे मेडिसिन बना सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ के हम साइंस को और आगे ले जा सकते हैं, इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पास होना है, हमें पास होना है, अच्छा इंसान बनना है, पैसा कमाना है, ठीक है, सारी बातें ठीक है। तो कुल मिला के मैं बताऊं तो केमिस्ट्री में ये बेसिक बेसिक बातों में अभी हमें 40-50 मिनट लगेगा और हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे जो स्कूल एग्जाम के लिए जरूरी है। दोबारा बोल रहा हूं, जब मैंने इसको नीट और जेई हिसाब से मैं पढ़ाता हूं तो वो स्टाइल अलग होता है। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम की जो अगर हम पढ़ाई करवाएंगे तो 40 से 50 मिनट या 1 घंटे इस चैप्टर को लगना, उससे ज्यादा नहीं लगना। और एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये सब क्वेश्चन भी किया करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम स्कूल एग्जाम को टारगेट करें तो स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीजें सीखनी होती है। सबसे पहला होता है दोस्तों एएमयू, जो सबको याद होना चाहिए, और दूसरा एक होता है मोल। तो हमें एएमयू सीखना है और मोल कॉन्सेप्ट सीखना है, और फिर उसके बाद हम छोटी छोटी बातें सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एएमयू सीखते हैं फटाफट। एएमयू क्या है समझिएगा ध्यान से, बहुत ही छोटी चीज है। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। जब मैं लिखने को बोलूंगा तभी आप लिखोगे, वरना उससे पहले मुझे सुनोगे आप। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो इसके नाम में ही सब कुछ है। एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास की यूनिट। जैसे मैं कहता हूं कि जी एक ऑक्सीजन है जी, तो आपने लिख दिया 16। भाई 16 क्या, ऑक्सीजन के 16 बाप है क्या, नहीं। 16 क्या, या ऑक्सीजन के 16 बच्चे हैं, नहीं। तो हमें ये लगाना पड़ेगा कि AMU बगल में, कि जो 16 एटॉमिक मास यूनिट, यानी ऑक्सीजन का मास है 16। ये एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटम के मास की यूनिट है ये। जब हम AMU लिखते हैं तो इसका मतलब है कि एटम के मास की यूनिट। बात समझ पा रहे हो, एटम के मास की यूनिट। यानी ऑक्सीजन का मास कितना है 16। अब जैसे मैंने लिखा कि हाइड्रोजन, तो हम इसको लिख देंगे 1 AMU, यानी कि हाइड्रोजन का मास है 1। तो ये 1 क्या है,
उसका मास है और बगल में उसकी यूनिट है। जैसे हम लोग बचपन में बोलते हैं ना 10 किलो आम, तो 10 किलो आम, तो ये किलो क्या है? किलो मास की यूनिट है, मास की। वैसे ही जो एएमयू है उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, कि एटम के मास की यूनिट। यानी 16 क्या है? सीटी 16 क्या है? एटम का मास है। ये 1 क्या है? एटम का मास है। देखो अगर यही मैं जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता तो इसको बहुत गजब तरीके से पढ़ाता मैं, पर स्कूल एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। अब हमें ये सोचना है कि ये जो एएमयू है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे मैं अगर कभी ऐसे बोलूं आपसे कि भैया मेरा जो ऑक्सीजन है वो 16 एएमयू है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई केजी, तो आपको पता होगा कि भाई केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। पता है ना आप लोगों को? केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है। जैसे हम बोलते हैं 10 केजी, तो आप बोलते हो 10 केजी मतलब केजी मतलब 1000 ग्राम। वैसे जब मैं लिखता हूँ 16 एएमयू, तो भाई साहब ये एएमयू की वैल्यू होती कितनी है? ये एएमयू होता कितना है? तो एक्चुअली में ये जो एएमयू है ये होता है आपका, कितना होता है पता है किसी को? 1.6 10 की पावर -24 ग्राम। ये इतना होता है एएमयू। यानी ये एएमयू की भी वैल्यू होती है। एएमयू एक यूनिट है, जैसे हमारा किलोग्राम एक यूनिट है कि भाई 10 केजी आम, तो आप बोलते हो 10 इंटू 1000। वैसे अगर आप बोले 16 एएमयू, तो एएमयू की इतनी वैल्यू होती है। यानी कुल मिला के हमारी बात कहां तक आ गई? हमारी बात यहां तक आ गई कि एएमयू कुछ नहीं है साहब, एएमयू कुछ नहीं है, ये एटम के मास के पीछे लगता है। जैसे हमने बोला CH4 और हमने बोला ये 16 है, पर 16 क्या है? तो लगा देंगे हम एएमयू। 16 एएमयू का मतलब है कि इसका जो मास है, CH4 का जो मास है वो 16 है, और इसकी यूनिट क्या है? एएमयू। तो एएमयू एटॉमिक मास की यूनिट है, एटम के मास के पीछे लगता है। अच्छा, अब एएमयू को अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू निकली 1.6 10 की पावर -24 ग्राम। 1.67 बोलते हैं कई लोग, 1.66 भी बोलते हैं, पर इससे आपको मतलब नहीं है। मैंने 1.6 लिख दिया, आप चाहो तो 1.67 भी लिख सकते हो, पर इतना फर्क नहीं पड़ता, 1.6 ही लेके चलो, कुछ नहीं होता। चलो अब बात करते हैं कि ये वैल्यू निकाली कैसे गई थी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया दोस्तों? कुछ भी नहीं किया गया। ये जो वैल्यू है कहां से निकाला गया? एएमयू कहां से निकाला गया? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन, तो डिफाइन कैसे किया गया? बोला गया देखो जी कि हमने क्या किया, मास ऑफ C12 एटम लिया, कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम लिया, उसको 12 से डिवाइड किया। समझो ध्यान से, मतलब कार्बन 12 एटम, एक एटम है जिसका नाम है कार्बन 12, तो कार्बन 12 एटम को 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करने के बाद 1.6 10 की पावर -24 ग्राम आया, और इसी को हमने अगली बार से एएमयू बोलना स्टार्ट कर दिया। तो एएमयू को कैसे लेके आया गया था? एएमयू कैसे बनाया गया? तो बोला गया कुछ नहीं भाई, मास ऑफ कार्बन 12 एटम लो, उसको 12 से डिवाइड करो, और जो नंबर आएगा उसको आप एएमयू बोलोगे। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा कंक्लूजन देता हूं कि ये चल क्या रहा है। देखो, तो कंक्लूजन ये है कि एएमयू कुछ भी नहीं है जी, ये एटम के मास के पीछे लगता है। ये है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। पहला पॉइंट जो आपको पता लग गया। दूसरा जी, एएमयू को निकाला कैसे गया था? कुछ नहीं जी, कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड कर दिया गया था। कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड किया था, तो इसकी वैल्यू आई थी, जिसको हम 1 एएमयू बोलते हैं, या फिर सिंपल एएमयू बोलते हैं, 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आपको 3 बातें याद है तो आप एएमयू को सीख चुके हो। अब एएमयू सीखने के बाद मैं आपको सिंपल एग्जांपल कराऊंगा, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 3 बात हर बच्चे को पता होना चाहिए। बस दोबारा बोल रहा हूँ, देखो मैं कोई जेई नीट नहीं पढ़ा रहा आपको, वरना मैं इसको कम से कम आधे घंटे पढ़ाता समझाने में कि इसका मतलब क्या है। पर हम स्कूल एग्जाम से बात करें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि भाई एएमयू कुछ नहीं होता है, एटॉमिक मास का यूनिट होता है। इसको हिंदी में ऐसे लिखो, एटम के मास का यूनिट, एटम के मास का यूनिट। भैया ये एटम के मास की यूनिट है, जो एटम का मास होता है, इसकी एटम के मास की यूनिट, हिंदी में इसका ये मतलब है, एटम के मास की यूनिट। आप चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो कि जैसे देखिए जी, ऑक्सीजन है तो इसका मास है 16, तो यूनिट क्या होगी इसकी? एएमयू। और शॉर्टकट में ना इसको ऐसे लिखते हैं 16U। शॉर्टकट में आप यू लिख दो तब भी काम हो जाएगा। एएमयू को सिर्फ यू लिखते हैं लास्ट में, क्योंकि बार बार एएमयू कौन लिखे। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 1.67, कई लोग ऐसे लिखते हैं 1.66 10 की पावर -24, पर आपको कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है ये। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अगर कभी कोई पूछ ले तो आप बोलोगे इट इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मैंने आपको सिखाया है, देखो इट इज 1/12 पार्ट, 12वां हिस्सा है, 12 से डिवाइड किया, पार्ट का मतलब होता है डिवाइड करना। इट इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो अगर आपको 3 चीजें पता है तो आपके पास एएमयू का कॉन्सेप्ट आपकी जेब में है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि देखो जी, इसके जस्ट बाद हमें क्या पता होना चाहिए? इसके जस्ट बाद हमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली? मोल जो है ना, बेसिकली ये होता है दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब तुम बोलोगे सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने क्या? जैसे हम बोलते हैं ना कि यार देखो मैं समझा रहा हूं, जैसे हम बचपन में बोलते थे कि भाई 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, तो ये देसी तरीका है, लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में तरीका अलग होता है। हम ऐसे बोला करते कई बार 2 मोल चीनी। अब जैसे पिछले साल हम यही बातें कर रहे थे कि बेटा जैसे हम बचपन में बोलते थे 2 किलो चीनी, तो ऐसे आजकल हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मोल। मोल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जैसे आप बोलते हो ना 2 किलो चीनी, वैसे केमिस्ट्री में होता है 2 मोल चीनी, 5 मोल HCl, समझ रहे हो? या 5 मोल मोल में बातें चलती है केमिस्ट्री के अंदर, मोल मोल मोल, ठीक है? तो ये मोल का मतलब समझ गए आप? जैसे कि मोल का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आप बोलते थे 2 किलो चीनी, वैसे हम 2 मोल चीनी, तो यहाँ पर ये मोल जो है अमाउंट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये मोल कॉन्सेप्ट है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है? मोल का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो मोल है हम फाइंड कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड मोल, हाउ टू फाइंड मोल। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर यही मैं जेई के लिए पढ़ा रहा होता, नीट के लिए, तो मैं अलग अंदाज में पढ़ाता। अभी मैं सिर्फ आपकी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हमें बताना होता है, मोल कुछ नहीं होता जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 किलो चीनी बोलते थे, तो केमिस्ट्री में आप बोलते हो 2 मोल चीनी, 2 मोल CO2, 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल सुक्रोज, 3 मोल फ्रक्टोज। तो आप मोल में बातें करते हैं, वी टॉक इन मोल्स, ठीक है? लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मोल्स फाइंड कैसे करते हैं किसी चीज का। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 मोल चीनी, मुझे कैसे पता भाई 2 मोल चीनी? या कोई बोले 10 मोल चीनी, तो उसको कैसे पता 10 मोल चीनी? मतलब मोल कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, मोल फाइंड करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? मोल फाइंड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, मैं समझाता हूं। देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक बर्तन है, और बर्तन में मान लो ऐसे कुछ पड़ा हुआ है कि 36 ग्राम पानी, 36 ग्राम पानी पड़ा हुआ है बर्तन में, 36 ग्राम पानी। जी का मतलब पानी, भाई ये जी का मतलब कुछ और मत समझना यहाँ पे। 36 ग्राम पानी, H2O समझते हो बेटा? 36 ग्राम पानी। तो मान लो आपके पास 36 ग्राम पानी है, पर आपको मोल में बात करना है। मोल में आपको शौक चढ़ा है। जैसे कि हम बोलते थे 10 किलो चीनी, तो केमिस्ट्री वालों के वहां पे कीड़ा हो गया। कहां पे आपको नहीं पता, कहीं पर होता है कीड़ा हो गया, उन्होंने मोल बनाया कि भैया 2 किलो चीनी मत बोलो, आज से 2 मोल चीनी बोलो। तो वैसे मैं कह रहा हूं, अगर 36 ग्राम पानी है, तो इसको मैं मोल में कैसे बोलूंगा? ये कितने मोल है कैसे पता? तो मोल निकालने का एक तरीका बताया गया। बोला कि देखो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो एक तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कि मास कितना गिवन है, कि क्वेश्चन में मास कितना गिवन है, और गिवन मास को आप डिवाइड कर दो। पता है क्या? मैं आपको बताता हूं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है मैं आपको समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा मॉलिक्यूलर मास क्या है। 1 सेकंड में समझ में आएगा, जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम n बोल रहे हैं, और मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि क्वेश्चन में गिवन मास कितना है। तो क्वेश्चन में 36 है गिवन, तो मैं 36 ऊपर लिख दूंगा। और नीचे है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे आपका ये H2O है, ये आपका एक H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल। अब आपका एक H2O मॉलिक्यूल है, इसका मास देखना है आपको कि भैया इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16। भैया इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का होता है 2, तो 16 + 2 हो गया बेटा 18। है यार, ऑक्सीजन का होता है 16, और एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 2 18। तो मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। जो एक मॉलिक्यूल का मास हम निकालते हैं ना काउंट करके, वी काउंट, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। तो जो गिवन मास है 36 है, और मॉलिक्यूल का मास है 18, तो 18 दूनी 36, आंसर आ गया 2। तो आप पहले आप बोलते थे 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम पानी। अब आपको स्टाइल मारना है, मम्मी 2 मोल्स वाटर प्लीज इन द ग्लास, वो उड़ता हुआ बेलन। तो देखिए, एक तरीका तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। तो देखिए, अब यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का बहुत तगड़ा तरीका, कि भैया जो भी क्वेश्चन में मास गिवन हो, जो भी क्वेश्चन में मास गिवन हो, उसको मॉलिक्यूलर मास या फिर इसको मोलर मास ही बोलते हैं। ध्यान रखना, कई बार मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास बोलते हैं। यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है, मॉलिक्यूलर मास, और उसको हम मोलर मास भी बोलते हैं। यानी कि यहां पर लिख देता हूं मैं कि भैया कोई आपसे बोले मोलर मास, या आपसे बोले मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या कोई आपसे बोले एटॉमिक वेट। कई लोग एटॉमिक वेट भी बोलते हैं स्टाइल मारने के लिए, एटॉमिक वेट। कई लोग बोलते हैं काउंटिंग मास, कई लोग नहीं, सिर्फ मैं बोलता हूं काउंटिंग मास। आप मुझे बताओ, देखो एटॉमिक वेट क्यों बोल रहे, थोड़ा समझो। क्योंकि हम ना एटम्स के वेट को देख रहे हैं, एक प्रकार से वेट तो नहीं देख रहे, पर बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का जी 16 है जी, हाइड्रोजन का 2 है, तो टोटल 18 हो गया। तो इसको आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, समझो। आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, मोलर मास भी बोल सकते हो, आप एटॉमिक का वेट भी बोल सकते हो, और काउंटिंग मास भी बोल सकते हो। काउंटिंग मास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कर क्या रहे थे, देखो हम काउंट कर रहे थे। अच्छा जी, ऑक्सीजन का 16 होता है, ओहो हो, हाइड्रोजन का 2 होता है, ओहो हो, 16 2 18। तो इस प्रकार से हमने सीखा कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दोस्तों। तो ये एक तरीका है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि जी हमारे पास 72 ग्राम CH4 है, तो कितने मोल्स होंगे, हाउ मेनी मोल्स, ये कितने मोल्स होंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। जो पहले करेगा उसकी शादी बाद में कराएंगे, देखते हैं कौन करता है फटाफट। यानी कि आप इजीली, सुनो ध्यान से, यानी कि आप इजीली निकाल सकते हो कितने मोल्स है। कैसे? बहुत ही सिंपल, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 72 है जी। जी मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल को यहां लिख लेंगे, कार्बन का 12 होता है, पता है किसी को, और 4 हाइड्रोजन यानी 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 का 4, तो 16। इसे कट करके आपका आंसर आपकी जेब में होगा। ठीक है दोस्तों, इसे फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंसर जेब में तभी मिलेगा जब जेब फटा ना हो। और जेब फटा हो तो क्या मिलेगा बताओ?
कुछ भी नहीं, इसको बोलते हैं अंडा। क्या मिलेगा? 0 अंडा, ठेंगा। सो भाई को देख रहे हो, वो समझ रहा है कि मैंने क्या बोला है। सोच तेरी जेब फटी है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं सर, बेइज्जती कर रहे हो आप? कुछ तो मिलेगा। आप देखिए, बोले कि कुछ नहीं मिलेगा तब भी फंस गया ऋषभ भाई। कुछ नहीं मिलेगा तब भी फंस गया, और कुछ मिलेगा तब भी फंस गया। इसे कहते हैं क्वेश्चन बनाना। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, हाउ टू फाइंड मोल्स में ना, हाउ टू फाइंड मोल्स, तो यहाँ पे ना समझना ध्यान से। यहाँ पे एक तरीका हमने ये सीखा कि दोस्त, नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू गिवन मास। गिवन मास को mg बोल रहा हूं मैं, अरे मतलब मास गिवन जो होता है, और नीचे मॉलिक्यूलर मास को बोल रहा हूं मैं mc। mc मतलब जो हम काउंट करके निकालते हैं, जहां पर g का मतलब गिवन है, मास गिवन है, और c का मतलब क्या है यहाँ पर? काउंटिंग। तो ये जगह जो मास काउंट करके आता है, और ये जो मास गिवन होता है, तो गिवन मास अपन में काउंटिंग मास, काउंटिंग मतलब मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, और भी तरीके होते हैं मोल्स निकालने के। मोल्स निकालने का एक और तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स का, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं दिल बड़ा करके आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि कभी आपको लगे कि भाई ये यूज हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? देखो जी, हमने इसके अंदर ना, इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल डाले हैं, 100 मॉलिक्यूल डाले हैं, 100 मॉलिक्यूल। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जी एक बर्तन है, उस बर्तन में जी हमने 10 लाख, चलो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मॉलिक्यूल डाल दिया जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O डाल दिए हैं। अब बताओ जी कितने मोल्स होंगे? जैसे हमने बता दिया यहां पर कि, अबे कहां बता दिया, यहां, कि भाई 36 ग्राम पानी में इतने मोल्स होते हैं। तो कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ना, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ इतने मॉलिक्यूल है H2O के, मॉलिक्यूल मतलब ये H2O 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 H2O, ये मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और आपको मॉलिक्यूल दिया हो, तो कुछ नहीं करना, जो भी पार्टिकल्स दिए होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऊपर दिए हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना होता है 6.023 10 की पावर 23 से हमेशा। ये जो नंबर है 6.0, जो ये नंबर है ना 6.023, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। इसको एनए बोला जाता है, एनए। एनए मतलब एवोगैड्रो नंबर। ये जो समझना ध्यान से, ये 6.023 10 की पावर 20 है, इसको एनए भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है एनए मतलब इसका सिंबल है, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर, और इसका सिंबल, ये जो एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 10 की पावर 23। यानी अगर आपसे कोई बोले कि भैया मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन कराओगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन ऐसा है दोस्त, मान लो किसी ने बोल दिया भैया 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ CH4 इज प्रेजेंट, इतने पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसको आप कितने मोल्स बोलोगे? हाउ मेनी मोल्स, ये मोल्स कितने होंगे? तो आप पता क्या बोलोगे? देखो भाई, हमारे मास्टर साहब ने बोला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो CH4 है, इस CH4 के इतने पार्टिकल है, इतने पार्टिकल मतलब इतने मॉलिक्यूल है, CH4 के इतने पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, जो कि है 6.023 10 की पावर 23। ये कट जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा मोल्स। तो मोल्स निकालने का एक और तरीका जो कि होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या सिंपल भाषा में बोले, मॉलिक्यूल हटा के आप यहां पर लिख सकते हो कि भैया ऊपर हम लिख देंगे पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिखो और नीचे डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बाकी देखो, इस क्वेश्चन की मतलब इस टॉपिक की नॉलेज कब होगी? जब आप मेरे से एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये सब पढ़ोगे, तो इसकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी आपको। मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसके ऊपर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट स्टिल अभी इतना आपके लिए बहुत है, क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, एक थर्ड तरीका भी होता है, जो कि माना कि हमारी एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दे रखा थियोरी में, पर पढ़ लेते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई ऐसे बोल दे कि भैया हमारे पास 10 लीटर है जी, 10 लीटर हमारे पास गैस है, कोई मान लो H2O गैस, हमारे पास 10 लीटर H2O गैस है, मतलब गैस मतलब वेपर, पानी की भाप है 10 लीटर, और बोले कि ये बताओ 10 लीटर जो गैस है इसको मोल्स में कैसे बोलेंगे? तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी आपको वॉल्यूम दिया है, उस वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड किया जाता है, 22.4 लीटर से। अब यहाँ पर 24.2 था ना शायद, हाँ यही था, ठीक है। हाँ, तो 22.4 से डिवाइड किया जाता है। शर्त क्या है? ये सारा जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो STP पे होता है। STP का मतलब है कि ना बहुत ज्यादा ठंड हो ना बहुत गर्मी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी ना करो, एक स्टैंडर्ड तरीके से एक्सपेरिमेंट को करो। चलो इससे आप नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप लोग STP
एंड एनटीपी का मतलब पता लगाना और इनके बीच में डिफरेंस पता लगाना। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अभी लाइव क्लास ले रहे हैं वो मुझे कमेंट में बताओ एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है। पर फिलहाल अभी क्या सीखा हमने कि अगर कोई वॉल्यूम दे तब भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। सर एग्जांपल बताओ तभी मुझे मजा आएगा। एग्जांपल सिंपल है, मैंने बोला जी मेरे पास है 22, मान लो कुछ भी 44.8 लेते हैं, चलो मेरे पास जी 44.8 लीटर CO2 गैस है, बताओ जी ये कितने मोल्स होंगे इसमें। तो आप बोलोगे अच्छा जी मोल्स हमारे सर ने कहा था ऊपर लिखो वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम है 44.8, नीचे लिखो 22.4, काट दो आंसर जेब में आ गया 2 मोल्स, है ना। तो इस प्रकार से आप 3 तरीके होते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के। अगर आप ये सीख गए हो तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या सीखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो होता है दोस्तों इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी हमें पढ़ना है इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा हम कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ना। आ जाओ लेट अस स्टडी। तो देखो जैसे मैं इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर का मतलब क्या है, जैसे आपने बोल दिया जी ये कार्बन, एक कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है जी, इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, ऐसे आपने बता दिया कि इस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में हम क्या कहते हैं, सिर्फ बताते हैं कि भाई इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम ये बताते हैं कि भैया ये ना C6H6 है, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि भैया ये बेंजीन है, बेंजीन पढ़ा होगा आपने बचपन में। C6H6 का मतलब क्या है, बेंजीन, पढ़ा है ना बचपन में। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि भाई इस कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। एक्चुअली में इंपेरिकल फॉर्मूला बताएगा कि ये कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना है। इंपेरिकल फॉर्मूला बताएगा ये कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से बना है। तो इन दोनों में किस चीज का फर्क है बताओ, इन दोनों में फर्क है इस नंबर का, इस नंबर का फर्क है। बात समझ पा रहे हो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सबसे सिंपल जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं, जैसे C1H1, इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं। तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, मॉलिक्यूल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला और ये होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला। यानी ये बताएगा जी देखो मेरे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, ये बताएगा जी हम कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं, लेकिन कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं जो आपको जीवन भर के लिए याद रखना है। वो क्या बात है याद रखना, कि देखो अगर आप फील करो तो अगर कहीं पर इंपेरिकल फॉर्मूला है CH, इसको बोल रहे हैं हम इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। और मान लो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, तो ये बन जाएगा C6H6। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। देखो C6H6 कब बनेगा, जब CH के अंदर 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ पा रहे हो। ए यार कितना आसान तो है। अगर मैं यहां पर 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैं इसके अंदर 6 का मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने एक ट्रिक बना लिया। ट्रिक क्या बना लिया, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अब मेन बात है कि ये नंबर कैसे पता करें, जैसे ये 6 है तो ये 6 कैसे पता है, तो ये नंबर कैसे पता लगते हैं। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला में, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला है, यहां अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा वो, मॉलिक्यूल। तो वही लिखा है मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला में नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। लेकिन चैलेंज ही यही है, चैलेंज ये है कि ये नंबर कैसे निकाला जाए। तो नंबर निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान रखना। नंबर निकालने के लिए ऊपर लिखना है मॉलिक्यूलर, जो भी मोलर मास है कंपाउंड का, या कह सकते हो कि मॉलिक्यूल का जो मास है उसको डिवाइड करना है इंपेरिकल मास से। इंपेरिकल मास आपको इंपेरिकल मास से डिवाइड करना है। आप तुम बोलोगे सर ये क्या है, ये तो हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने इसी से ड्राइव किया। देखो एन निकालने के लिए क्या करो बताओ, मॉलिक्यूल को इंपेरिकल से डिवाइड। अबे एन कैसे निकलेगा यार, इसको डिवाइड ही तो करोगे। तो एन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूल का मास होगा उसको इंपेरिकल के मास से बाद में डिवाइड करूंगा। अगर मुझे इतनी इतनी बात पता है, एक ये रूल और दूसरा ये रूल पता है, तो मैं दुनिया के कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। जैसे मैं आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे, फटाफट इसको नोट करो। सो गाइज वैसे पहला रीजन ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है, समझ पा रहे हो। टीचिंग इज माई पैसन। मैं बहुत छोटे उम्र से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं खुद 12th में था तो मैं 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे से 10-12 बच्चे पढ़ते थे 12th के, मेरे गली मोहल्ले के, समझ रहे हो। और जब मैं 10th में था तो 10th के 10-12 बच्चों को मैं पढ़ाता था, और मेरे आते थे 99%, तो उनके आते थे 97-96 ऐसे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गजब है पढ़ाने की फील्ड में, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है, वैसे मेरे 12th का स्कोर
देखो मेरे 12th का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, मेरा शायद 97.3 था, मतलब उस टाइम पर टफ था, उस टाइम पर ना टफ था इतना लाना, पर आ जाते थे। ठीक है, 10th में मेरे ऐसे ही थे जैसे तुम लोगों के आते हैं, कितने जितने आते चाहिए बस। मैं चाहता नहीं कि तुम शर्म से डूब मरो, तो मैं 10th के स्कोर्स में तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, मेरे 5 सब्जेक्ट में फुल थे, अब तुम हिसाब लगा लो कितना बन सकता है, और एक सब्जेक्ट में 97 था। चलो चलो, अब यहाँ पर ठीक है, टॉप 5 देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बताता नहीं मैं किसी को। चलो, कंपाउंड देखो, ऐसे टीचर अच्छे नहीं लगते जो अपने स्कोर बता के बच्चों को डिमोटिवेट फील कराए, इसलिए मैं कभी अपने स्कोर या अचीवमेंट्स नहीं बताता हूँ कि भाई मैंने ये एग्जाम निकाला है, मैंने ये निकाला है, वो किया है, वो किया है। ठीक है, चलो जो भी है, मोटिवेशन मिलती है तो कोई वैसी बात है नहीं, पढ़ोगे तो तुम्हारे भी नंबर आ सकते हैं। बस एक ही चीज को 10 बार पढ़ना, कामयाबी का सिंपल सा रूल है। जैसे अगर कोई लड़की पसंद है तो स्कूल के बाहर 10 दिन खड़े होते, शादी हो जाती है लड़की की किसी और से, तुम तो जेल में होते। मजाक कर रहा हूँ। तो जब हमें कोई पसंद होता है हम उसको कितना वो करते हैं, फॉलो अप, कि भाई उसी प्रकार से अगर सक्सेस चाहिए, सक्सेस को फॉलो करना है तो रिपीट करो चीजों को, चैप्टर्स को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। एक चैप्टर 10 बार पढ़ो, चैप्टर आसान है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, एक कंपाउंड जिसमें कार्बन है, और एक कंपाउंड जिसमें क्लोरीन है, और इस कंपाउंड का पूरा मास दे रखा है, मोलर मास। इस कंपाउंड का पूरा मोलर मास कितना है, वो है 98.96 ग्राम। ओ माय गॉड, क्या बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, पर पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ट्रिक क्या है, देखो समझना ध्यान से। केमिस्ट्री के अंदर जब भी परसेंटेज दिया होता है किसी का, अमाउंट परसेंटेज में, तो देखिए टोटल का मतलब, केमिस्ट्री में टोटल का मतलब होता है 100%। टोटल हमेशा 100% होता है, ध्यान रखना। टोटल होता है 100%, सबको पता है, हर किसी को टोटल 100% होता है। तो कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है पूरा 100% है, पर उसमें 4% हाइड्रोजन है। 4% मतलब 4 ग्राम। केमिस्ट्री में परसेंटेज को आप ग्राम मान के करते हो, ठीक है। तो भले ही ये 4% लिखा है, पर आप मान के चलोगे 4 ग्राम। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास 100 ग्राम कोई चीज है, तो 100 ग्राम का 4% कितना होगा बताओ। 100 ग्राम का 4% क्या, टोटल हम 100 मानते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में टोटल 100 माना जाता है। तो आप 100% को, सुन लो ध्यान से, आप 100% को 100 ग्राम ट्रीट कर सकते हो। 100% को 100 ग्राम ट्रीट कर सकते हैं, तो 4% को कितना ट्रीट कर सकते हैं, 4 ग्राम। तो हाइड्रोजन को 4 ग्राम मान लेना। कार्बन का कितना ग्राम है बताओ, 24 ग्राम है, और वो है 72 ग्राम के आसपास। अरे देखो ना, 71.65 को हम 72 लिख सकते हैं ना, ऑलमोस्ट। भैया देखो, अगर ये पॉइंट वॉइंट में लिखोगे ना तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट बात करते हैं। तेरे पास 4 रुपए, तेरे पास 4.0 रुपए है, तो क्या बोलोगे आप दुनिया को, मेरे पास 4.0 रुपए है। आप बोलोगे 4 रुपए भाई, 4 रुपए मेरे पास। कई बार तो हमारी जेब में अगर 49 रुपीज होता है तो हम 50 बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउंड अप करना, कि 49 को आप 50 बोल रहे हो। आपकी जेब में 99 रुपीज है, आप 100 बोलोगे। आपकी जेब में 9 रुपए, आप क्या बोलोगे, 10 बोलोगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम बातें किया जा करें तो ये 4% को आप 4 ग्राम लिख सकते हो, और 24.27 को ऑलमोस्ट 24 लिख सकते हो, और ये 71.65 है तो इसको आप 72 लिख सकते हो। हाँ, अगर आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो कि आप बाप हो बाप, तो आप ये सब लिखना, 4.07, 24.27, और कितना है वो, 71.65। ये तो मोलर मास कंपाउंड का है, वो तो मैंने नीचे लिख दिया। आपका मन करे, आपको आपको जमीन में नाक रगड़ने का मन है, वो कहते हैं ना कि भाई अगर किसी का गू खाने का मन है तो क्या कर सकते हैं, डोंट माइंड, डोंट माइंड, मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर तुम्हारा मन करे नहीं मैं तो बाप बन के दिखाऊंगा, तो बेटा बाप बनने लायक बचोगे ही नहीं, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर है मेरा, तो ऐसे जज मत करना कि यार ये कोई लोलू पोलू आदमी है। मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है, बहुत सारे एग्जाम क्रैक करे हैं। वो लैंग्वेज इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी एज का हूँ, मैं 19 का हूँ, आप लोग 15-16 के होंगे, मैं 19 साल का हूँ। मैं 20 साल से सबको यही बोलता हूँ कि मैं 19 साल का हूँ, ठीक है, 20 साल से तो नहीं, 10 साल से तो यही बोल रहा हूँ। अच्छा, वो एज बदलता रहता है पोल्यूशन के हिसाब से, नहीं पोल्यूशन के हिसाब से। आप देखो आज पोल्यूशन ज्यादा है तो मरने वाले जल्दी है, तो बोल दो भैया एज ऐसी है, जिस दिन हवा साफ है उस दिन एज उसी हिसाब से। चलो, तो कुल मिला के सबसे पहला काम क्या है, जो परसेंटेज है उनको ग्राम में कन्वर्ट करना है और लाइन लिखना है, ऐसे लाइन। अब लाइन लिखने के बाद क्या है, यहां पर सबसे पहले आप लिख दो जो भी आपके एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, लिख दिया जी। यहां पर उनके मासेस को लिख दो, कितना मास है इसका, 4 ग्राम, ये कितना है जी 24 ग्राम, ये कितना है जी 72 ग्राम। फिर अगले अगले में क्या करोगे आप, समझना ध्यान से, अगले में इनके मोल्स फाइंड कर लो। अब ये मत बोलना मोल्स फाइंड करने नहीं आते, आपको मास गिवन है, मास तो कैसे निकालोगे मोल्स, गिवन मास 4, मोलर मास 1, गिवन मास 24, कार्बन का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का मास कितना होगा 12। अबे कार्बन का काउंट करोगे 12 आएगा यार। गिवन मास कितना है इसका 72, और क्लोरीन का मास कितना है, देखो क्लोरीन का जो काउंटिंग मास होता है ना,
देखो मोल्स का मतलब होता है गिवन मास काउंटिंग मास। अबे यार मोल्स भूल गए तुम भूल गए बेटा। गिवन मास mg अपॉन में काउंटिंग मास। ये mc ना एग्जाम में गिवन होता है, mc हमेशा एग्जाम में गिवन होगा, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन में mc, गिवन मास अपॉन में mc, कार्बन का 12 होता है, गिवन मास अपॉन में mc। क्लोरीन का आपको नहीं पता पर बता दूं 35.5 होता है। 35.5 यानी 36 के आसपास मान के ये कितनी बार में जाएगा 2 2 4। अब मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। और एक बात क्लियर कर दूं, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर। बेटा ये सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब क्या होता है, जैसे 1 आ जाए तो 1 होता है सिंपल। तो सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको सिंपल बनाने के दो तरीके होते हैं। सिंपल बनाने के तरीके कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका होता है सिंपल, देखो हमें बताना है सिंपलेस्ट होल नंबर। सुनो, अगर अगर आपको, सुन लो ध्यान से, सुन लो अगला स्टेप क्या है। अगर आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, कहां है, अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर चाहिए, लाइक 1 आना चाहिए। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर चाहिए आपको। सिंपलेस्ट 1 नहीं है तो कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, चलो 1 नहीं है तो 2 आ जाए चल जाएगा। लेकिन यहां पर 4 है, 4 थोड़ा ऊपर का नंबर हो गया। देखो 1 2 3 4, 4 सिंपल नंबर नहीं है। 1 को आप सिंपल मान सकते हो, 2 को आप सिंपल मान सकते हो, लेकिन 4 ये सिंपलेस्ट नहीं है। अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो सिंपलेस्ट चाहिए। तो सिंपलेस्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिवीजन, एक तरीका होता है डिवीजन, और एक तरीका होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, डिवीजन और मल्टीप्लाई दो तरीके। तो सबसे पहले हम डिवीजन रूल फॉलो करते हैं, डिवीजन से काम बन जाए तो ठीक है, वरना फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लाई वाला मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, वेट करो। तो डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि ये 4 है, ये 2 है, 2 है, तो इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है बताओ, 2। तो मान लो 4 को भी 2 से डिवाइड करना है, 2 को भी 2 से, 2 को भी 2 से, यानी इन सबको इनमें से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से हमारा टारगेट क्या था, 1 को क्रिएट करना। देखो हमारा 1 क्रिएट हो गया और यहाँ 2 क्रिएट हो गया। तो अब हमारा 1 1 आ गया, तो हम कहेंगे भैया हम सिंपलेस्ट होल नंबर को अचीव कर चुके हैं। और अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर को अचीव कर चुके हैं तो ये हमारा हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। नहीं समझ में आया, देखो तरीका देखो। मोल्स निकाले मैंने 4 2 2, मोल्स निकाले मैंने 4 2 2। अभी जो मोल्स है वो सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है तो मैं इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बता सकता। अब इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बता सकता तो क्या करूं, तो मेरे को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के दो तरीके। आप क्या करो, इन सब में जो मोल्स निकाले हैं, जो मोल्स निकाले हैं, इन सब में जो छोटा नंबर है उनसे सबको डिवाइड करो। 4 को भी 2 से, 2 को भी 2 से, 2 को भी 2 से, आ गया आंसर। क्या बात। अच्छा, अब मल्टीप्लाई वाला कब करते हैं, जब डिवीजन से काम ना हो। फॉर एग्जांपल ऐसा मानो कि मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके मेरा ऐसा आ गया 1 0.5 2। मैंने क्या किया, डिवाइड किया। जैसे यहां पर डिवाइड करके क्या हुआ, देखो डिवाइड करके क्या हुआ, डिवाइड करके मेरा 2 1 1 आ गया। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए किसी क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया और डिवाइड से हमारा काम नहीं बना, हमारा ऐसा आ गया 1 0.52। हम निराश है, क्यों निराश है, 0.5 इज नॉट अ होल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर है। हम निराश हो गए कि यार सर ने कहा था डिवाइड करोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर मिलेगा, पर सर डिवाइड करने पर सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं मिला, अब क्या करूं। हमने डिवाइड किया, सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं मिला, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पहले 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अगले नंबर से, 2 से। बात समझ पा रहे हो कि अगर आपका डिवीजन वाले स्टेप में आंसर नहीं आया, होल नंबर नहीं आया, जैसे 1 1 2 होल नंबर है हमने मान लिया, अब मैंने डिवाइड किया, मेरा होल नंबर नहीं है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा 2। तो ये है सिंपलेस्ट होल नंबर। अच्छा 4 आएगा, सॉरी 4 आया, अब ये 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया। अब इसके अंदर हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर मिल चुका है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे यही हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला किससे डिसाइड होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर से। अगर डिवीजन से आ जाए तो ठीक है, वरना क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ा के 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर हमारा जो सिंपलेस्ट होल नंबर है वो है 2 1 1, तो हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा H के साथ 2, H के साथ 2, कार्बन के साथ 1 और क्लोरीन के साथ 1, तो H2C1Cl1, ये हमारा है इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमें इंपेरिकल के अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है। और मॉलिक्यूल के लिए मैंने क्या जुगाड़ बताया बताओ, मॉलिक्यूल के लिए मैंने क्या जुगाड़ बताया बताओ, ये बताया कि सबसे पहले n निकाल लिया करो, क्योंकि इसी n का मल्टीप्लाई करना होता है। n कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था मोलर मास, ये रहा मोलर मास कितना है 98.96। मोलर मास को किससे डिवाइड करना था, इंपेरिकल मास। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कहां गया कहां गया, ये रहा ये रहा ये रहा। देखो अगर आपको n निकालना है तो मोलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करोगे पहले, तो पहले n निकालो। चलो आ जाओ कहां है बेटा, कहां है, ओहो हो कहां है, ये रहा। तो इंपेरिकल मास कैसे निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन का मास, 1 कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 होता है, याद कर लो। तो ये 49.5 आएगा बेटा, ठीक है, सॉल्व करके आएगा 49.5।
तो हम बोलेंगे देखिए जी ये हो गया हमारा 49.5, कट के आंसर आएगा 2, यानी कि मोलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास को इंपेरिकल का मास कैसे निकाला मैंने, 2 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का, 1 क्लोरीन का। तो जो भी क्वेश्चन का मोलर मास है उसको इंपेरिकल से डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा क्या, एक n मिलेगा नंबर। अब हम बोलेंगे देखिए जी हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सुनना ध्यान से, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। अब n की वैल्यू हमें पहले से पता है, n की वैल्यू है 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला भी हमें पहले से पता है जो कि है H2C1Cl1। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा H4C2Cl2 हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ पाए? तो क्या स्टेप है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, और आसान तरीका है, मोल्स को डिवाइड करो, डिवीजन से काम ना हो तो मल्टीप्लाई करो, डिवीजन से काम ना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आपको मिल जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर। और जो सिंपलेस्ट होल नंबर है, जैसे H का 2, कार्बन का 1, क्लोरीन का 1, तो ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। और फिर इसके लिए n निकालो। n कैसे निकालते हैं, मोलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करके, और इंपेरिकल मास निकालना आसान है, आप इंपेरिकल वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लोगे और n मिलेगा, फिर आप लिख दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू डाल दो, इंपेरिकल फॉर्मूला डाल दो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। अब आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन करने योग्य हो गए हो, क्योंकि दो ही टाइप बनता है, या तो डिवीजन से काम हो जाए, और अगर डिवीजन से काम नहीं हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 से आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे स्टेचोमेट्री। अब देखो स्टेचोमेट्री क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, एएमयू पढ़ा, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, अब होता है स्टेचोमेट्री। तो देखिए स्टेचोमेट्री कैलकुलेशन, स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उनके लिए जो जेईई नीट की तैयारी करते हैं। अब स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। इसमें ना कुछ चीजें याद करनी होती है रिएक्शन को देख के। जैसे किसी ने रिएक्शन दे दिया कि ये CH4 है और O2, और ये CO2 है और H2O है, तो कुछ चीजें ना आपको याद खुद से ही करनी पड़ती है, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जैसे ये रिएक्शन, एग्जाम में आपको ये रिएक्शन लिखाएगा, और ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस लिखाएगा, देखो ये रहा, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस समझते हो ना बेटा, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बराबर होना चाहिए। तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन दे देंगे ऐसे, अब बैलेंस इक्वेशन को देख के आपको आंसर करना होता है। इसको बोलते हैं स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन, कि भैया आपके पास बैलेंस इक्वेशन है, इसको देखो और दिमाग लगाओ। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिखाई दे, वैसे ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन समझते बेटा, जलाना, कंबशन ऑफ मीथेन बोलते हैं इसको। देखो दो रिएक्शन बहुत फेमस है, मैं लिख दे रहा हूं, एक है कंबशन ऑफ मीथेन और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये दो बहुत फेमस है और एग्जाम में ये कई बार आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये NH3 को ही हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो दो रिएक्शन आप कम से कम याद रखो जो बहुत फेमस है। तो अभी फिलहाल मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं ये बातें कर रहा हूं कि स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है, समझो। स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है, जैसे लिखा है कि कंबशन ऑफ मीथेन, कि हमारे पास मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका हम कंबशन करा रहे हैं। कंबशन मतलब इसको हम जला रहे हैं। तो क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में, सुन लो, आपको एग्जाम में सिर्फ रिएक्शन मिलेगा, ये रिएक्शन ही लिखा मिलेगा। अब खुद से कैलकुलेशन क्या क्या करनी है, सुन लो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसके पीछे 1 लिखा है, तो ये 1 नहीं है, 1 मोल है। 1 मोल CH4 पढ़ेंगे, इसको याद कर लो। अगर इसके पीछे 2 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे 2 मोल O2, 2 मोल O2, ऑक्सीजन गैस है 2 मोल। ये जो 1 है तो इसको बोलेंगे 1 मोल CO2, और यहां पर ये 2 लिखा है तो इसको बोलते हैं 2 मोल H2O, 2 मोल H2O। यानी ये सब चीजें हर बच्चे को पढ़नी आनी चाहिए, यही चीज आपको याद करनी होती है। ये रिएक्शन देख के हर बच्चे को आना ही आना चाहिए। फिर दूसरा, ये इसको काउंट करना, ये CH4 होगा 16 ग्राम, इसको काउंट करना। देखो एक ऑक्सीजन 16 तो 4 ऑक्सीजन 64, ये हर बच्चे को आना चाहिए। ये CO2 तो एक कार्बन का होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया 44 ग्राम। और ये हो गया ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और ये 4, 36 ग्राम। अरे ऐसे देखो ना, एक H2O का 18 और 2 का हो गया कितना, 36। एक्चुअली में ये 2 सुनो सुनो सुनो, ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में होता है, ये 1 मल्टीप्लाई में होता है, पता आप लोगों को, ये 2 मल्टीप्लाई में है बेटा। अगर आप ये H2O है तो ये H2O का मास होगा 18, तो 18 दूनी 36। अबे एक H2O का 18 होता है तो 2 H2O कितना हो गया, 36। तो इतनी इंफॉर्मेशन हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ स्टेचोमेट्री का, फिर आप समझ जाओगे कि स्टेचोमेट्री कैलकुलेशन क्या है। पीछे ही चलो सर, बेटे ना भाई, चलो ठीक है। देखो ध्यान से दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ओ माय गॉड, लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अब हम आपको स्टेचोमेट्री सिखाएंगे, ये हमने स्टेचोमेट्री पढ़ा है ना, तो यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लिखा है कि भाई कंबशन ऑफ मीथेन हो रहा है,
मीथेन मतलब CH4। CH4 जो मैंने कहा था, याद कर लो, ये बहुत फेमस है। तो CH4 का कंबशन हो रहा है, तो मैंने ये लिख दिया जी। अब क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ये 1 मोल है, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल, कैसे लिखो, 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल, ये खुद आना चाहिए पढ़ना। फिर ये कितने ग्राम है बताओ, 16 ग्राम, ये कितना है 64 ग्राम, ये कितना है 44। कैसे हुआ 44? कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, 32 12 44, 18 दूनी 36। ये देखो, ये हर बच्चे को आना चाहिए लिखना, कि अगर क्वेश्चन में आपको रिएक्शन देगा तो ये लिखना आना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मिलेगा। क्या बोला इसने, कैलकुलेट द, क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। बताओ कितना पानी बनेगा, कितना पानी बनेगा अगर आप 16 ग्राम मिथेन लेते हो। तो 16 ग्राम मिथेन लेंगे तो कितना पानी बनेगा, 36 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया, 36। तो इसका आंसर है 36 ग्राम। इसका आंसर आएगा 36 ग्राम ऑफ H2O। उसने बोला ना कि अगर 16 ग्राम मिथेन है, ये होता है मिथेन बेटा, CH4 मिथेन। तो 16 ग्राम मिथेन है तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर होगा, 36 ग्राम होगा जी। यही तो है स्टेचोमेट्री कैलकुलेशन। तो स्टेचोमेट्री कैलकुलेशन में हम रिएक्शन देख के आंसर करते हैं, हमेशा रिएक्शन देख के आंसर करते हैं। और जब मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो मैं इसके ऊपर और भी बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बेस्ट है, इतना सीख लो, बहुत है स्टेचोमेट्री में, और बाकी धीरे धीरे और सीखेंगे। नोट इट डाउन। अब दोस्तों इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे हैं। देखो तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बड़ा आसान है समझना। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो दोस्तों, लिमिटिंग रिएजेंट का मैं आपको एक बहुत ही गजब बात बताता हूं। देखो इसके नाम को देखो, नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आपके घर में 100 लोग आए, आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लो आपके घर में किसी का बच्चा हुआ, आप ही का बच्चा हुआ, मान लो आपके घर में 100 लोग आए कि भाई बच्चा हुआ है, क्या बात है क्या बात है। आपने कहा जी 100 लोग आए हैं, चलो इनको चाय पिलाते हैं। आप चाय बनाने गए, आपने बहुत सारा दूध डाला, दूध बहुत सारा दूध है यहाँ पे, और दूध गाय का बेटा प्लीज, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने ऐसे सोचा कि मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपके घर में बच्चा हुआ है और आप कह रहे हो कि बच्चा हुआ है, तो मुझे लगा यार बच्चे सही नहीं है। हाँ, मैंने सोचा कि यार बच्चे ज्यादा ना सोच ले कि भाई बच्चा हुआ है घर में तो दूध गाय का ही है, ठीक है। तो जो ये दूध है दोस्तों, ये गाय का ही है। लेकिन आपके घर में जो चीनी है ना, चीनी, वो चीनी 1 चम्मच ही है बस। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 100 लोग के लिए आपको चाय बनाना है, 100 लोग के लिए चाय बनाना है, दूध बहुत सारा है पर चीनी 1 ही चम्मच है। तो क्या हम 100 लोग का चाय बना पाएंगे? नहीं, हम बना पाएंगे मुश्किल से 1 बंदे का चाय, है ना। 1 कप चाय ही जो है हम बना सकते हैं बढ़िया से। तो पूरा जो हमारा प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है उस पर लिमिट लग गया। अरे दोबारा सुनो, दूध बहुत सारा है, चाय 100 लोगों का बनाना है, लेकिन चीनी कम है, चीनी 1 ही चम्मच है, तो चाय जो है 1 कप ही बन पाएगी। यानी जो पूरा प्रोसेस है उस पर लिमिट किसने लगाया? चीनी ने। जो लिमिट लगाया चीनी ने, तो हमारा चीनी कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले जल्दी खत्म हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए और आगे हमारे रिएक्शन को ना बढ़ने दे, रिएक्शन को रोक दे, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट पे लिमिट लगा दे। समझ पा रहे हो? जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें लिमिट लगा दे कि भैया इतना ही बन सकता है, लिमिट है, 1 कप चाय बनेगी, लिमिट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बेटा? विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाए, कंज्यूम्ड मतलब खत्म हो जाना, एंड लिमिट्स द, जो लिमिट लगा दे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं, क्या हम देख के पहचान सकते हैं या नहीं। तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, नोट कर लो। अब देखो दोस्तों, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, LR। तो बहुत सिंपल स्टेप होता है। देखो सबसे पहले अगर मान लो A और B और कोई भी कंपाउंड है, मान लो A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2A एंड 3B रिएक्ट कर रहे हैं मान लो, और 5C मिल रहा है। तो सबसे पहले आप A के मोल्स फाइंड करेंगे, मोल्स, A के मोल्स फाइंड करेंगे। आप कैसे करेंगे हमें नहीं पता, मोल्स फाइंड करके इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, मोल्स को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। फिर आप B के मोल्स फाइंड करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो। मोल्स को के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है,
और जो कम आएगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, रुक जाओ। अगर मान लो ए है, मोल्स फाइंड किया, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया, तो मैं मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट लिखता हूं, कोफिशिएंट। फिर आपका बी है, बी के मोल्स को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो मोल्स अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट, और जो कम पड़ गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। हम एक पीवाईक्यू से समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका होता है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि भैया बात ऐसी है कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया है, और जो रिएक्शन इस प्रकार से है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 3 ग्राम हाइड्रोजन है, और आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला भैया कि सबसे पहले आप देख लो कि भैया N2 है यहाँ पे, और यहाँ पर कौन है, H2। समझ पाए? तो आप इसके पहले मोल्स फाइंड करो, दोबारा बोल रहा हूँ, मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझते हो ना? तो इसका मोल्स कैसे निकालोगे, कितने मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स गिवन मास, अबे यार गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, 28, गिवन मास है 28, 28 इज गिवन मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा, बाई चांस 2 नाइट्रोजन का मास भी कितना होगा, 28 ही होगा। 28 कैसे होगा बताओ, क्योंकि देखो भाई एक नाइट्रोजन का 14 होता है, और 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो इसका बाई चांस गिवन मास भी 28 है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 28 है। अरे यार मोल्स याद नहीं है तुम्हें, ऐसे होता है देखो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या दोस्त, तुम भी ना दोस्त, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त? तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। चलिए, तो गिवन मास कितना है जी, कितना है जी, 28। ओहो हो। मोलर मास, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 2 नाइट्रोजन का मास, ओहो, क्योंकि देखो आपका मॉलिक्यूल तो यही है, मॉलिक्यूल आपका N2 है, N2 हमें मॉलिक्यूल लेना होता है। देखो कई सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर यहाँ तो N2 है तो आपने N2 लिखा, सर यहाँ 3H2 है लेकिन आपने तो यहाँ पर H2 लिखा है। भैया हमें मॉलिक्यूल लेना होता है, तो मॉलिक्यूल H2 है, 3 उसका नंबर है, छोड़ो उसको, हमें मॉलिक्यूल लेना है, मॉलिक्यूल। ध्यान रखना हमेशा, सुनो ध्यान से, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वन। तो यहां पर हमने एक N2 लिया है, एक N2, समझ पा रहे हो, एक N2 लिया है, तो गिवन मास कितना है 28, और मोलर मास जो लेना है वो एक N2 का लेना है, एक N2 का 28 होता है, तो गिवन मास अपन मोलर मास 1 आ गया। अब H2 के लिए गिवन मास कितना है, तो गिवन मास H2 कितना है, 3 है गिवन मास। अब इसका मोलर मास लिखेंगे, तो देखना मोलर मास, सुन लो, मोलर मास हमेशा 1 मॉलिक्यूल का होता है, तो यहां पर 1 मॉलिक्यूल है हमारा, H2 है, 1 मॉलिक्यूल लेना है हमें, H2 का एक ही मॉलिक्यूल लेना है, मतलब H2 का एक मॉलिक्यूल ही लेना है। तो गिवन मास अपन में मोलर मास हमेशा किसका होता है, एक का, तो एक H2 का मास कितना आएगा, 2, जो कि हो गया 1.5। अबे यार एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, तो बताओ कम कौन पड़ गया, अरे कम कौन पड़ गया, नाइट्रोजन। तो आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन। N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, N2 कम पड़ जाएगा, N2 कम पड़ जाएगा, तो कुछ नहीं करना होता, मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, देखिए कि 28 ग्राम N2, तो यहां पर हमने N2 लिखा, और यहां क्या लिखा है, 3 ग्राम H2, तो इसलिए हमने यहां पर H2 लिखा है। तो N2 और H2 डिसाइड होता है इस इक्वेशन, इस ये जो लिखा हुआ है लाइन से, कि आपको यहां पर N2 लिखना है, यहां पर आपको H2 लिखना है, और गिवन मास मोलर मास, तो मोलर मास आप इसका निकालोगे, और मोलर मास आप इसका निकालोगे जो दिया हुआ है, तो दो H2 है इसलिए 2 आ गया, और 2, समझ गया ना? तो ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ अभी कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, सॉरी आई एम सॉरी, मैं एक स्टेप खा गया, गलती हो गई, माफ कर दो दोस्तों, एक स्टेप में खा गया, मैं भावनाओं में बह गया था। देखो मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन में कोफिशिएंट, तो अभी तक आपने क्या निकाला है, मोल्स। आप कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, चलो, तो मोल्स कितने हैं 1, तो 1 को डिवाइड किससे करना है, कोफिशिएंट क्या है, देखो इसका कोफिशिएंट इसका 1 है, सुन लो, मोल्स 1 अपॉन में 1 आया। अब इसका मोल्स कितना है 1.5, और डिवाइड किसे करना पड़ेगा, 3 से, कोफिशिएंट इसका 3 है, तो ये देखो ये आएगा पता है कितना, ये आएगा 1/2, 0.5। तो बताओ कौन सा कम पड़ गया, ये कम पड़ गया ना, ये तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है दोस्तों, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, वो मैं थोड़ा समझा था कि निपट गया। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, सुन लो, सबसे पहले मोल्स निकालना है, हाँ जी निकाल दिया, इसके मोल से 1, इसके मोल से 1.5। मोल्स निकालने के बाद क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, जो जीतेगा, कौन जीत गया, ये, तो हार कौन गया, ये, जो हारेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो हारेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कर लोगे कोई भी क्वेश्चन, अदरवाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इन फ्यूचर, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सो दोस्तों अब इस चैप्टर में लेक्चर में मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन ये सब्सक्राइब बटन कैसे नहीं दब रहा है, लाइक बटन कैसे नहीं दब रहा? दबना चाहिए ना फिर। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए बताओ पहले मुझे कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। एनसीईआरटी की सॉल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए? जो मांगोगे देने को तैयार हूँ, कुछ भी मांग लो दे दूंगा भैया, लेकिन ये लाइक बटन सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। और एक काम करो, कमेंट में लिखो चाहिए क्या। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मचा देंगे इस बार। हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब देखो बहुत सिंपल है, ये जो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना होता यार, मोल्स निकालो, कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो कम पड़ गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बहुत सिंपल था। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का क्या मतलब होता है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेसिकली क्यों बनाए गए हैं, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताने के लिए। अब तुम बोलोगे सॉल्यूट क्या है, बताता हूं, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर, अभी सॉल्यूशन क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पर पानी लिया और पानी हमने चीनी मिला दिया, चीनी, तो बेटा ये बन गया सॉल्यूशन, पानी और चीनी का सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर जो चीनी है ना, सुनना ध्यान से, यहाँ पर जो चीनी है इस चीनी को हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो पानी है, पानी बेटा ये सॉल्वेंट होता है। तो पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। तो आपने चीनी डाल दिया तो चीनी सॉल्वेंट है, किसी का मन किया नमक डालने का तो नमक सॉल्वेंट है, समझ पा रहे हो? सॉरी आई एम रियल सॉरी, आई एम सॉरी। सॉल्वेंट हमेशा बड़े अमाउंट में होगा, तो किसी ने चीनी डाला चीनी तो चीनी सॉल्यूट है, किसी ने नमक डाला नमक तो नमक सॉल्यूट है, समझ पा रहे हो? किसी ने दो बूंद डाल दिया अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट। जैसे पानी है, 2 बूंद अल्कोहल डाल दिया तो अल्कोहल सॉल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यार सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप खुद ही पहचान सकते हो। ऐसे आमतौर पे बात करें जनरली, सॉल्वेंट को बोला जाता है जो ज्यादा हो, या फिर जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हो, जिसके अंदर डाल रहे हो, जिस जिस चीज के अंदर डाल रहे हो वो सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट जनरली क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, ठीक है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में होता है जनरली, सॉल्वेंट आमतौर पे ज्यादा होता है। अभी आपके लेवल पे इतना ही काफी है, वैसे तो अलग अलग डेफिनेशन होती है इनकी, वो 12th में पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। मतलब आप एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, कितना सॉल्यूट डाल रहे हो उसका पता लगाने के लिए हमने क्या बनाया, कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भैया एक चीनी का सॉल्यूशन है, ये चीनी का सॉल्यूशन है और ये भी चीनी का सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन है 4 और इसकी कंसंट्रेशन है 10। इसका क्या मतलब है, समझो, इसकी कंसंट्रेशन 4 है, इसकी कंसंट्रेशन 10 है, तो कंसंट्रेशन इसकी 10 है, कंसंट्रेशन समझो, इसकी कंसंट्रेशन 10 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन आपको बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसमें चीनी ज्यादा है, मतलब चीनी का अमाउंट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसका कंसंट्रेशन कम है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें क्या होगा, कम। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा इसमें, ज्यादा। यानी ये ज्यादा मीठा है और ये कम मीठा है, ये ज्यादा मीठा है ये कम मीठा है। क्या बात समझ पा रहे हो? अब एक दूसरे को मत देखो भाई, कौन ज्यादा मीठा कौन कम मीठा, मुझे कोई मतलब नहीं है, खुश रहो। ठीक, क्या है यार तुम लोग एक दूसरे को देख रहे, तू कि मैं, सर देखता हूँ आपको भी रहे ओए ना। चलो बेटा, वैसे ही ना अगर गलती से भी कुछ बोल दिया ना, अभी इस गेट के बाहर 25-30 खड़े हो जाएंगे। उठाओ जलाओ इस मास्टर को, काट दो इस मास्टर का। अलग अलग बात है। अरे कार्ड कार्ड किस, इस मास्टर का कार्ड कौन सा है क्या यार, ऐसे जो कार्ड होता है ना, कार्ड कार्ड दो इस मास्टर का। तुमने क्या सुना था, कार्ड ही सुना था ना, कार्ड जो आपने बोला था वही सुना था। कोई नहीं, उससे और फायदा है, 4 शादी कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, फायदा ही फायदे हैं। अरे चलो चलो, मैं ऐसा बंदा हूं, हर तरफ से फायदा सोच लेता हूँ। सही बात है ना बेटा, आप तो रिलेट कर सकते हो। यस, चलो देखो ध्यान से, तो सुनो, कॉन्सेंट्रेशन 5, तो कॉन्सेंट्रेशन बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पर चीनी है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब चीनी की मात्रा यहाँ पे कम है, थोड़ा कम, और यहाँ पर चीनी की मात्रा थोड़ा ज्यादा है, ये मीठा ज्यादा है और ये कम मीठा है। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन और लॉजिक। अब कॉन्सेंट्रेशन बताया कैसे जाता है, तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन कौन है भाई, अच्छा, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिवाइज कर रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताने का तरीका। तो अभी जो हमें पढ़ना है, अभी हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मास परसेंटेज। अब ये मास परसेंटेज क्या होता है थोड़ा सीखो। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ये बोला कि यार देखो 200 ग्राम पानी है जी, 200 ग्राम पानी है, और उस पानी के अंदर जो 200 ग्राम पानी उसमें हमने जी 20 ग्राम चीनी डाल दिया, 20 ग्राम चीनी डाल दिया, चीनी। तो ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम चीनी, वो हमें परसेंटेज में देखना है, परसेंटेज में। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सुनो, मास परसेंटेज निकालने के लिए आपको निकालना किसका है, मुझे निकालना है मास परसेंटेज चीनी का निकालना है। मुझे जो मास परसेंटेज चीनी का निकालना है, तो मुझे चीनी वाला मास ऊपर लिखना है 20, और इन दोनों को ऐड करके नीचे टोटल 20 प्लस 200 नीचे लिखना है। तो 20 ऊपर रहेगा और टोटल रहेगा नीचे, और इनटू में करना है 100।
तो जो भी इसका आंसर आएगा वो बात की बात है, 20 अपॉन में 220 इंटू में 100, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ये 2/11, 1/11%, है ना, 1/11% आ गया। यानी मास परसेंटेज ऑफ चीनी कितना आया 1/11%। यानी हमारा सॉल्यूट कितना है, हमारा सॉल्यूट है 1/11%। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये मास परसेंटेज क्या होता है, तो आप बोलोगे देखो जी, अगर आपको निकालना है मास परसेंटेज तो आपको लिखना पड़ेगा जिसका भी निकालना है ऊपर। यानी मान लो इसके अंदर है ए और बी हमने डाला है, और आपको मास परसेंटेज बी का निकालना है, बी का, तो आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ बी ऊपर, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर, और नीचे लिखना पड़ेगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। तो ऐसे आप इजीली क्या निकाल सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा मास परसेंटेज। अगर मुझे बी का निकालना है तो बी का मास ऊपर, ए और बी का नीचे। अगर मुझे और इनटू में 100 करना है, बिल्कुल जैसे पीछे मैंने आपको बताया, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मुझे मास परसेंटेज ए का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ए ऊपर, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी नीचे। यानी जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, टोटल नीचे। जैसे मुझे बी का निकालना है तो बी का ऊपर, टोटल नीचे। तो ये है बेटा मास परसेंटेज। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं जो जीवन भर याद रखना, कभी कोई आपको ऐसे बोले कि भाई मेरे पास है 20% ऑफ बी है, 20% ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा समझना ध्यान से, कि 20 ग्राम है बी, 20 ग्राम बी इन टोटल 100 ग्राम, इन टोटल 100 ग्राम, ये याद रखना, ये एक नियम है। अगर कोई बोले मास परसेंटेज ऑफ बी 20% ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकता है इसको। देखो ऐसे एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं ताकि आप समझ पाओ। जैसे किसी ने बोला 20% NaCl, 20% नमक है वेट बाई वेट, 20% नमक है वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से। इसका मतलब पता क्या होगा बताओ, 20 ग्राम NaCl इन टोटल 100 ग्राम, मतलब कहीं पर 100 ग्राम है, कहीं पर 100 ग्राम है। जैसे मान लो एक बर्तन में, समझो इसका मतलब कि एक बर्तन में टोटल 100 ग्राम है, 100 ग्राम चीज है, 100 ग्राम में 20 ग्राम ही क्या है, नमक, बाकी 80 ग्राम कुछ भी हो सकता है, पानी है मान लो, कि 20 ग्राम ही नमक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। देखो 20 ग्राम इन टोटल 100, अगर किसी बर्तन में 100 ग्राम सामान रखा हुआ है तो उसमें 20 ग्राम ही नमक है, तो 20% NaCl, जैसे मैंने कहा 20% बी तो 20 ग्राम, 20% NaCl तो 20 ग्राम NaCl। ये कोड वर्ड याद रखना आप। तो सबसे पहले हमने मास परसेंटेज को समझा, इसे नोट करो, फिर फटाफट आगे बढ़ते। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए कह रहा है कहीं पर 18 ग्राम पानी है, खुद क्वेश्चन पढ़ो, उसमें 2 ग्राम डाला जा रहा है कोई सब्सटेंस है जिसका नाम है ए। 18 ग्राम पानी में एक सब्सटेंस डाल रहे हैं जिसका नाम क्या है बताओ, सब्सटेंस का नाम है ए। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो हमारा सॉल्यूट कौन होता है, ये 2 ग्राम ही तो हमारा सॉल्यूट है, जो हम डालते हैं वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट यहाँ पर देखो, सॉल्वेंट है पानी, सॉल्वेंट पानी है, और मास परसेंटेज सॉल्यूट का निकालना है। तो आप बोलोगे देखो मुझे मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, तो आप सिंपल लिख दोगे 2 ग्राम ऊपर, टोटल क्या लिखोगे 2 + 18 नीचे, और इंटू में 100। इसको सॉल्व करके आएगा 10%। देखो ऐसे किया गया है कि अगर मुझे मास परसेंटेज ए का निकालना है तो मास ऑफ ए ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पूरा, टोटल मास नीचे, इंटू में 100, तो 2 ग्राम + 18 ग्राम। यही मैंने आपको सिखाया, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते। अब देखो सेम वॉल्यूम परसेंट होता है। मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई बी नाम का पार्टिकल डाला, जैसे आपने 10 ml डाला, 10 ml बी डाल दिया, और यहाँ पर कोई ए नाम का चीज़ है, जैसे ए है यहाँ पर वाटर, ए यहाँ पर वाटर है, और वाटर है यहाँ पर मान लीजिए 90 ml, 90 ml पानी है, 90 ml पानी में 10 ml आपने डाला, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, मुझे बी का निकालना है, तो बी का वॉल्यूम कितना है 10, तो 10 ऊपर नीचे क्या जाएगा 10 + 90 इंटू में 100, यानी जिसका निकालना है ऊपर और दोनों का टोटल नीचे इंटू में 100। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका ये फॉर्मूला बन गया कि भैया जो वॉल्यूम परसेंटेज है, अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज अगर बी का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ बी ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, टोटल मतलब बी + ए, और इंटू में कर दो 100। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको बी का निकालना है तो बी का ऊपर और ए + बी, टोटल नीचे इंटू में 100, जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे इंटू में 100। तो आप इजीली वॉल्यूम परसेंटेज भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं कोड वर्ड और सिखा रहा हूँ। कभी ऐसा लिखा हो 5%, मान लो NaOH लिखा है, 5% NaOH और बगल में लिखा है V/V, तो इस कोड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका 5 ml है NaOH इन टोटल 100 ml, इन टोटल 100 ml। ये ध्यान रखना कि कहीं पर 100 ml का सॉल्यूशन है, मान लो ये 100 ml है पूरा, ये पूरा 100 ml है, लेकिन 5% का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर वो 5 ml ही है। देखो 5% NaOH V/V, यहाँ NaOH की जगह कुछ भी हो सकता है, 5% X, यानी कि जो 5 ml ही है X, तो 5% NaOH का मतलब हो गया 5 ml NaOH। अगर पूरा 100 ग्राम है तो उसमें 5 ml ही है। ये कोड वर्ड होता है जो आप याद रखना। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने के बाद अपने को पढ़ना होता है मोल फ्रैक्शन। देखो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, बड़ा आसान। देखो सबसे पहले तो आपको ये ऐसे दिया होगा कि भाई देखो हमने डाला यहाँ पर 2 मोल्स चीनी डाल दिया मैंने मान लो, और यहाँ पर जो पानी है, पानी के 10 मोल्स है, 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स है वाटर के, 10 मोल्स है वाटर के, और आपसे बोले कि भाई आप निकालो मोल फ्रैक्शन, निकालो आप निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ चीनी। हमें चीनी का मोल फ्रैक्शन बोल दिया बाई चांस। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जिसका निकालना है हमें चीनी का निकालना है, तो चीनी के मोल्स ऊपर लिखने हैं 2 और नीचे दोनों के लिखना है 2 + 10, 2 + 10। बस यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये फ्रैक्शन है, यानी मोल फ्रैक्शन के सिंबल्स भी बनाए गए। देखो
कि मान लीजिए आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर बी नाम का पार्टिकल भी है, ए नाम का भी पार्टिकल है। तो देखो यहाँ पर एन बी का मतलब होगा मोल्स ऑफ बी, एन बी का मतलब होगा मोल्स ऑफ बी, ये बी के मोल्स है, और एन ए का मतलब है मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो जैसे बी और ए नाम के बंदे इसके अंदर है सॉल्यूशन के अंदर, तो एन बी और एन ए का मतलब पता लग गया। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल चुना गया है ऐसे एक्स टाइप का। तो मान लो किसी ने आपसे बोला एक्स ऑफ बी, इसका मतलब पता क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बी का। एक्स का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब पता क्या हो जाएगा कि आपको बी के मोल्स ऊपर लिखने हैं और बी प्लस ए के नीचे लिखने हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, देखो अगर मुझे चीनी का निकालना है तो चीनी का ऊपर और दोनों को ऐड करके नीचे। यहाँ पर मुझे बी का निकालना है तो बी का ऊपर टोटल नीचे। मान लो मुझे किसी ने बोला भैया आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो मैं मुझे ए का ऊपर लिखना पड़ेगा और टोटल मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन ऊपर, मतलब मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो ए का ऊपर टोटल नीचे। और एक यहाँ पर कोड वर्ड बता रहा हूँ जो याद कर लो, कभी भी हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, जैसे आप एक्स ए और एक्स बी को ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, एक्स ए एक्स बी इन दोनों को ऐड करोगे आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, दोनों का बेस सेम है और ऊपर का भी ऐड हो जाएगा तो कट जाएगा, समझ पा रहे, 1 आएगा आंसर। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और ये बहुत ईजी होता है, जिसका निकालना है उसके मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। जहां पर एन बी और एन ए का मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आप फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन भी देता हूँ, मान लो क्वेश्चन मैंने दिया कि यार देखो 10 मोल्स है बी के, 10 मोल्स ऑफ बी जो डाला है हमने 50 मोल्स ऑफ ए में, 50 मोल्स ऑफ ए में, तो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ए का। अगर ए का निकालना है तो 50 ऊपर आएगा, 50 ऊपर टोटल नीचे 50 प्लस 10। और मुझे बी का निकालना है तो बी का कितना है 10, 10 ऊपर आएगा और नीचे 50 प्लस 10 नीचे। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शन को समझ सकते हो, फटाफट नोट करो। तो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पढ़ लिया। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी। अब देखो दोस्तों मोलैरिटी हम पढ़ेंगे, मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो और सॉल्यूशन के अंदर आपने डाला मान लो 5 मोल सॉल्यूट, 5 मोल सॉल्यूट डाला आपने, और जो सॉल्वेंट है पानी या कुछ भी हो सकता है। मान लो कि जो सॉल्वेंट है वो पानी है, और ये पूरी वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम को हमने देखा, इसका वॉल्यूम है मान लो 10 लीटर, 10 लीटर वॉल्यूम है इसका, समझो बात को कि भैया सॉल्यूशन का 10 लीटर वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम देखा जाता है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करते, ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो जो कट के आंसर आएगा वही होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कुछ भी नहीं है, अगर हम मोलैरिटी को डिफाइन करें तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लीटर में लिखना है, बस शर्त याद रखना कि वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, पहले इसके सिंबल बनाते हैं, सिंबल, इसका सिंबल है बेटा कैपिटल एम, कहीं भी कैपिटल एम लिखेगा इसका मतलब मोलैरिटी लिखा हुआ है, ये मोलैरिटी का सिंबल होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप एन भी बोला करो, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन भी बोला करेंगे। यहाँ पर एन भी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिख दो वॉल्यूम, और बगल में लिख दो कि भैया लीटर में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आप जीवन में याद रखना। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम कभी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जब भी हम कभी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने का साइन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ना वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ध्यान रखना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ सकता है, और वॉल्यूम बढ़ने से आपका जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी घट जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ पर वॉल्यूम और मोलैरिटी आपस में इनवर्सली है, उल्टे है। अगर कहीं पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर से क्या होता है मोलैरिटी को, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घटता है। अब दोस्तों कई बार ना एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 10 लीटर दिख रहा है, मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें हमने सॉल्यूट डाला एनबी, एनबी का मतलब क्या बताओ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल्स है जी। अब ये जो हमने वॉल्यूम बनाया है वो है मान लीजिए 10,000 ml। अब वो जान मुझे चालाकी करेगा, आपको एमएल में वॉल्यूम देगा, एमएल में। तो आप लोग क्या करते हो दोस्तों, जब भी आपको एमएल में वॉल्यूम दिया हो तो आप एक तरीका अपनाते हो। वो तरीका क्या है, देखो जो मोलैरिटी का फॉर्मुला है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम कभी एमएल में दिया हो, वॉल्यूम कभी भी एमएल में, जैसे मान लो किसी ने बोला जी वॉल्यूम हमारा है 3300 ml, ऐसे दे दिया भैया 3300 ml, तो एमएल में अगर वॉल्यूम दे तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर सही आएगा। यानी अगर वॉल्यूम लीटर में दे तो ये फॉर्मुला, और वॉल्यूम अगर एमएल में दिया हो तो ये फॉर्मुला, ध्यान रखना। अगर एमएल में दिया है तो ये फॉर्मुला, और लीटर में दिया लीटर में तो ये ऊपर वाला फॉर्मुला। ये सब कुछ मैंने आपको बताया मोलैरिटी के बारे में, कि मोलैरिटी उसका कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मुला, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस, और एमएल में दिया हो तो ये फॉर्मुले का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लीटर वाला क्वेश्चन तो कर लिया आपने, देखो 5/10 लीटर, 5/10 आंसर आ गया। एमएल वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर हम छोटी मोटी बातें भी इसके ऊपर करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करोगे ना तो 2-4 मिनट में कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी NaOH इन द सॉल्यूशन। आप इजीली कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बताओ, बहुत आसान है। देखो एमएल में दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मुला यूज होगा इस क्वेश्चन में, देखो 4 ग्राम है सॉल्यूट का, है ना। पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, ग्राम दे रखा है तो 4 ग्राम को मोल्स में कैसे निकालोगे, मोल्स निकालना पड़ेगा ना, पहले ग्राम से मोल्स बनाने पड़ेंगे, गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। तो मोल्स निकालने के बाद ये खुद ही करना, ऐसे ये वाला फॉर्मुला लगाना आपको, पहले मोल्स निकालोगे। देखो मोल्स कैसे निकालोगे, आप बोलोगे देखो जो मोलैरिटी का फॉर्मुला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे तो बोलोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर, पर लीटर में नहीं दिया हुआ है, लीटर में नहीं दिया हुआ है, एमएल में दिया हुआ है। एमएल में दिया है तो यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो मोल्स निकालने के लिए हम लिखते हैं गिवन मास। गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, सॉल्यूट का 4 ग्राम मास है,
गिवन मास अपन में काउंटिंग मास, आप इसको काउंट कर सकते हो। ये जो NaOH को काउंट करते हैं तो 40 आता है। ये ना एग्जाम में आपको दिया होगा बेटा कि सोडियम का 23 होता है, 23 और हाइड्रोजन का 1 24 और ऑक्सीजन का 16, 24 16 40। तो देखो ये 0.1 मोल्स आ गया। तो बेटा पहले मोल्स निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। अगर मोल्स दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको मोल्स ना दिया हो तो जो ग्राम है, ग्राम, उस ग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब बताओ आपको मोल्स मिल गया कितना है 0.1। आपको वॉल्यूम मिल गया कितना, वॉल्यूम 250 ml, और ml में है तो आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे, आंसर आएगा 0.4 है ना। तो मोलैरिटी हो गया बेटा 0.4, मोलैरिटी हो गया 0.4। इसकी यूनिट क्या होती है, देखो इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। ये इसकी यूनिट है, ध्यान रखना, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज बता रहा हूं, सुन लो। कई बार ना क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं गिवन होता, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन। कई बार क्वेश्चन में वॉल्यूम भी नहीं देते। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में मोल्स नहीं था, इस क्वेश्चन में मोल्स नहीं था, तो आपने मोल्स निकाला। कैसे निकाला, आपने बोला देखो यार क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, जब हम 4 ग्राम NaOH डाल रहे, तो आपने कहते ये तो ग्राम है यार, ये मोल्स नहीं है, ग्राम है। तो आपने ग्राम को पहले क्या बनाया, ग्राम को मोल्स बनाया। उसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया होता है, तो वॉल्यूम ना दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है क्या देगा, आपको देगा मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है, और डेंसिटी दिया होगा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना। जब आपको वॉल्यूम नहीं गिवन होता है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं सॉल्यूशन के मास से और डेंसिटी के रेशियो से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लो, डिफिकल्ट पेपर में आए तो वॉल्यूम ऐसे निकालना। आपको ना सॉल्यूशन का पूरा मास दिया होगा, पूरे मास का सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास और डेंसिटी दिया होगा, तो मास अपॉन में डेंसिटी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना। चलो दोस्तों, तो ये वाली बात जो आप कहोगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन कब आता है जब पेपर बहुत टफ होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे इस क्वेश्चन में मोल्स नहीं दिया, आपने मोल्स निकाल लिया। उसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन में ना वॉल्यूम नहीं दिया होता, और वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये फॉर्मुला यूज करते हैं। क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का मास दिया होगा और डेंसिटी दिया होगा, दोनों को डिवाइड करना, वॉल्यूम निकल जाएगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, जब हम मोलैरिटी पढ़ लेते हैं तो एक कोड वर्ड सिखा रहा हूं। मान लो कभी ऐसा लिखा हो 3 कैपिटल M या 10 कैपिटल M, तो इसका मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है, समझो, इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा पूरा सॉल्यूशन है 1 लीटर का, जिसमें 3 मोल सॉल्यूट है। मतलब अगर एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का तो उसमें जो सॉल्यूट है वो सिर्फ 3 मोल्स है। इसका मतलब क्या होगा मुझे खुद बताना, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट कर देना, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। ये कोड वर्ड्स है, ये कोड वर्ड्स। और कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, ध्यान रखना। अब देखो इस चैप्टर में अब हमें एक और चीज पढ़ना है जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। सर वो अलग था क्या, हाँ, जो आपने अभी पढ़ा मोलैरिटी ये अलग चीज है, वो रीटी है, और ये क्या है बताओ, लीटी। तो मोलैलिटी कैसे पढ़ते हैं, ये देखो, ये लीटी है, लीटी हल्का सा फर्क है बस। ये ऐसे पढ़ते हैं कि मान लो आपने इस बार पानी का वजन केजी में लिया है, कि जो आपका सॉल्वेंट है, जैसे पहले हम पूरे सॉल्यूशन को लीटर में लेते, लीटर में, यहाँ पे सॉल्वेंट मान लो हमने 3 किलो लिया, हमने 3 किलो सॉल्वेंट लिया, 3 किलो पानी है भैया यहाँ पर, या 3 किलो मान लो यहाँ पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है 3 किलो। अब उसमें आपने डाल दिया 2 मोल चीनी, 2 मोल सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट। तो कुछ नहीं करना, 2/3 खत्म, मोलैलिटी आ गया। दोनों में क्या फर्क है, एक में क्या है कि आप वॉल्यूम जो है लीटर में ले रहे थे, लीटर में, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ले रहे थे, लीटर या फिर ml में, या तो लीटर में या तो ml में। लीटर में लोगे तो सिंपल डिवाइड कर दो, ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप वॉल्यूम पहले आप वॉल्यूम ले रहे थे ml या लीटर में, इस बार आप मास ले रहे हो, सॉल्वेंट का मास ले रहे हो। तो आंसर, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलते देखो जी, जो मोलैलिटी है कुछ नहीं है जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दीजिए, जो भी मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है जी, सॉल्वेंट का मास नीचे किलोग्राम में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m, और इसका देखो मोल्स को NV लिखो, NV मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। अब याद रखो यहाँ पर टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, टेम्परेचर से आजाद है ये, टेम्परेचर से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट है इसकी मोल पर केजी, मोल पर केजी, ऊपर मोल और नीचे केजी है यूनिट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या बात हम डिस्कस कर सकते हैं, और कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि देखो जी हमारा जो सॉल्वेंट है, पानी जो है, पानी, मान लो हमारा पानी है दे दिया ऐसे कि 300 ग्राम है जी, 300 ग्राम है, ग्राम। अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि हमने पढ़ा है कि केजी में होना चाहिए, पर यहाँ पर वो सॉल्वेंट हमें ग्राम में दे रहा है, तो अपने फॉर्मूले को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, स्मॉल m मतलब हमारा मोलैलिटी, वो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका सॉल्वेंट, किसका मास है ये, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास किसमें आ गया, ये ग्राम में आ गया। अगर ग्राम में दिया हो तो यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पाए। तो आपको ये फॉर्म यहाँ पर स्मॉल, ये कैपिटल M का मतलब क्या है यहाँ पर बताओ, ये सॉल्वेंट का मास है, S लिख लो, सॉल्वेंट लिख लो इसको। ये जो मास है नीचे किसका, चलो मैंने ऊपर लिख दिया है कि नीचे वाला मास किसका होता है, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर ये मास ग्राम में किसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, ये इसका सिंबल स्मॉल m सिंबल है, यूनिट है मोल पर केजी। अब देखो मैं आपको ना सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, और मान लो कभी किसी ने लिखा 3 स्मॉल m, तो क्या पढ़ोगे इसको, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट होगा, जैसे पहले क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस बार क्या है 1 kg सॉल्वेंट। वैसे मुझे बताओ 10 स्मॉल m का क्या मतलब होगा, मुझे कमेंट में बताओ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 10 स्मॉल m का क्या मतलब होगा, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो हमारा सॉल्यूट ही होगा,
क्योंकि ग्लूकोज हम पानी में डालेंगे ना, तो ये सॉल्यूट है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, और ये हमारा सॉल्वेंट है। और बोला क्या गया है कि आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी। और क्वेश्चन में ना मोलर मास गिवन है, एग्जाम में मोलर मास गिवन होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 180। चलो स्टेप वाइज काम करते हैं। मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्वेंट का अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में है, तो सबसे पहला स्टेप है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला था हमने, ऐसे निकाला था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 18, तो गिवन मास 18 अपन में मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास या फिर काउंटिंग मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है 180 होता है, तो 180, तो ये हो गया 0.1। तो आप लोग क्या करोगे, मोल्स की जगह पर 0.1 इंटू में 1000, और मास सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का मास होता है ग्राम में, तो सॉल्वेंट का मास है 100। इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा। तो ये तो आप कर लोगे, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास एक रिलेशन है जो टफ पेपर में काम आता है। ये रिलेशन में जो स्मॉल एम है ये होता है मोलैलिटी। सुनते रहना, ये कब काम आता है तो मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी, ये जो कैपिटल एम है इसका मतलब मोलैरिटी, और जहाँ डी का मतलब होता है डेंसिटी, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास सॉरी सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, देखो ये एक ट्रिक वाला फॉर्मूला है, ये एक ट्रिकी फॉर्मूला है जो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में लगाते हैं। आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला कितना अजीब सा है। तो अब ये कैसे फॉर्मूला में लगाते हैं मैं आपको समझाता हूँ, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में स्मॉल एम का मतलब मोलैरिटी है, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी है, एम सॉल्यूट का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इस कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी और डी का मतलब डेंसिटी। ये बेटा ऐसे क्वेश्चन में काम आता है। कई बार एनसीईआरटी ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी देता है जो बहुत टफ होता है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ 3m। देखो ये 3m का मतलब है मोलैरिटी। देखो 3 कैपिटल एम का मतलब क्या था, मोलैरिटी, याद है। तो 3 कैपिटल एम में इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी। तो ध्यान रखना, इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोलैरिटी है वो 3 है। ध्यान रखना, कुछ चीजों का मतलब बता रहा हूं मैं। यहाँ पर मोलैरिटी है 3, और बोला क्या गया है कि उसकी जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ मोलैरिटी 3 सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी होता है बेटा। तो देखो लिखा है द डेंसिटी ऑफ दिस इज इतना, तो बेटा ये डेंसिटी है। देखो आपको वर्ड तो समझने पड़ेंगे, तो आपको डेंसिटी दिया हुआ है 1.25, और बोला है कैलकुलेट मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी निकालना है। अच्छा मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है और मुझे डेंसिटी दिया है तो मैं इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करूंगा। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप मोलैलिटी निकाल सकते हो ऐसे, कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000 इंटू में, 1000 इंटू में है एम, कैपिटल एम। कैपिटल एम कितना है यहाँ पर 3 है, कैपिटल एम की वैल्यू 3 है, तो कैपिटल एम यहाँ पर है 3। यहाँ पर क्या है 1000, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी थी 1.25, माइनस मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है दोबारा, एम की जगह पर 3, और यहाँ पर पता क्या था, यह है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा NaCl है, और नमक का मास आपको एग्जाम में गिवन होगा कि NaCl का मोलर मास कितना होता है, पर आप निकाल भी सकते हो कैसे। सोडियम का होता है 23.5, सोडियम का 23.5, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये करीबन 58.5 के आसपास आता है। कितना आता है 58। मतलब जो मोलर मास है बड़ी चीज नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप काउंट करके निकाल सकते हो, पर हमेशा गिवन होता है, एग्जाम में हमेशा गिवन होगा। तो ये है 58.5 है ना। सॉल्व करके इतना टफ क्वेश्चन हमने कर लिया, ये बहुत टफ क्वेश्चन था, बस हमें फॉर्मुला पता होना चाहिए कि मोलैलिटी निकालने का फॉर्मुला है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मुला यूज करना है। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, आपको बस फॉर्मुला पता होना चाहिए, और फॉर्मुला में क्या किसका मतलब है ये पता होना चाहिए, है ना। अब देखो एक टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको जिसको बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम क्या होता है बेटा, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पीपीएम ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत ईजी चीज होता है, ठीक है, 12th में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, पार्ट्स पर मिलियन 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में काफी डिटेल में। 11th की एनसीईआरटी की थियोरी में तो दिया भी नहीं है। पीपीएम क्या होता है, जैसे मान लो हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम डाल रहे हैं 2 ग्राम चीनी, 2 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, और यहाँ पर है मान लो 90 ग्राम या कुछ भी, 90 ग्राम पानी है, 90 ग्राम पानी है। आपसे बोलता है कि आपको निकालना है पीपीएम ऑफ चीनी, आपको चीनी का पीपीएम निकालना है। तो बहुत आसान है, देखो आपको चीनी का मास ऊपर लिखना है, चीनी का निकालना है, तो चीनी 2 ग्राम है, टोटल नीचे लिखो 2 + 90। अब यहाँ पर ना मिलियन से बस मल्टीप्लाई करना है आपको, 10⁶ को मिलियन बोलते हैं, तो ये कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन चीनी का निकालना है तो चीनी ऊपर, टोटल नीचे, टोटल मतलब दोनों को ऐड करके नीचे इंटू 10⁶। जैसे कि अगर मान लो मुझसे किसी ने बोला कि एक सोल्यूशन के अंदर मास ऑफ बी है और यहाँ पर मास ऑफ ए भी है, बी का भी मास पता है मुझे, ए का भी मास पता है, ए मतलब मास, तो मुझे किसी ने बोला पीपीएम ऑफ बी निकालो, तो मुझे मास ऑफ बी ऊपर लिखना है, मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ ए नीचे लिखना है, इंटू में 10⁶, बस खत्म। यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसा बोल सकते हो, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर, जिसकी भी बात कर रहे हो, कंपोनेंट मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, मास ऑफ कंपोनेंट जिसका भी निकालना है ऊपर, टोटल मास नीचे, टोटल मास नीचे, और इंटू में 10⁶। तो आप किसी का भी पीपीएम निकाल सकते हो, पीपीएम मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास इंटू 10⁶। इसमें आपको मैं कोड वर्ड का मतलब सिखाता हूँ। मान लो कभी ऐसा लिखा हो कोड वर्ड, जैसे 15 ppm, 15 ppm क्लोरोफॉर्म CaCl3, 15 ppm CaCl3 है, वो भी वेट के अनुसार, वेट बाय वेट में 15 ppm क्लोरोफॉर्म है वेट के अनुसार, तो आप पता क्या बोलोगे कि 15 ग्राम CaCl3 है, इन कितना, इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। नहीं समझे? अगर कोई आपसे ऐसे बोले कि 15 ppm है तो आप बोलोगे अच्छा 15 ग्राम है, और टोटल यहाँ पर क्या होता है 10⁶ होता है,
बात समझ पाए? पीपीएम में ना 10 की पावर 6 की बात हम करते हैं, तो 15 पीपीएम का मतलब हो गया 15 ग्राम इन टोटल 10 की पावर 6। तो ये पीपीएम वाली बात हमने कर ली, अब नोट कर लो। देखिए इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक होता है, यहाँ से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज यानी कुछ लॉज हमें पढ़ना होता है, इसका नाम होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि जो केमिकल कंबाइन होते हैं, समझो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी जो भी रिएक्शन होता है उन रिएक्शन के पीछे कुछ नियम है, जो भी रिएक्शन होगा उसके पीछे नियम है, नियम। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नियम, कुछ नियम है, ये हमें समझना है। नियम ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। क्या नियम फॉलो करते हैं देखो, मान लो आपने दो चीजों का रिएक्शन करवाया, सुनो, जैसे ये दो सिचुएशन है, आपने इसमें डाला 10 ग्राम कुछ डाला ए और आपने डाला 5 ग्राम बी, 5 ग्राम बी, 10 ग्राम ए 5 ग्राम बी, दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद भी टोटल जो है टोटल वो 15 ग्राम ही होगा। अगर मिलाने से पहले 15 ग्राम है तो बाद में भी क्या होगा 15 ग्राम। तो ये नियम है भाई कि भाई वो गायब थोड़ी हो जाएगा अपने आप, तो यही लिखा हुआ है, देखो नियम समझो। अगर मिलाने से पहले 15 ग्राम था तो मिलाने के बाद भी क्या रहेगा 15 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नेवर डिसअपियर्स, मास कभी डिसअपियर नहीं होगा या नेवर अपीयर, ना वो गायब होता है ना कहीं से आता है। अगर पहले 15 ग्राम था तो बाद में भी 15 ग्राम ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर सीधी भाषा में बोले, मास ना घटेगा ना बढ़ेगा फ्रॉम नॉवेयर, कहीं से भी। मास नेवर डिसअपियर एंड नेवर अपीयर्स फ्रॉम नॉवेयर, मतलब कहीं से भी ना मास घटता है ना बढ़ता है। तो ये पहला लॉ होता है, ध्यान रखना। देखिए सेकंड जो होता है ना हमारे पास, वो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है इसको समझिएगा। तो देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, समझिए। कह रहा है कि अ कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम रेसिपी, अ कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम रेसिपी। सेम रेसिपी से क्या मतलब है, समझा रहा हूं देखो। जैसे मान लो एक इंसान ने जैसे नदी से पानी निकाला, इसमें वो नदी का पानी लाया, नदी का पानी, तो जो नदी का पानी है वो है H2O, तो उसमें जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है कुछ ऐसा है, देखो कि भैया 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन, तो आप 2:1 बोल सकते हो कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम मास की बात करें, मास की बात करें तो ये होगा 2 ग्राम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये 2 ग्राम होगा, ये कितना होगा बताओ, 16 ग्राम। अरे 2 ग्राम होगा, ये कितना होगा 16 ग्राम। तो नदी से पानी लाया है तभी ये फॉलो होगा। और मान लो कोई समुद्र से पानी लाया, कोई समुद्र से पानी लाया, वो भी तो यही फॉलो करेगा, H2O। H2O का मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यानी क्या कह रहा है, अ कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम रेसिपी। तो लिखा भी हमने, देखिए, वाटर इज ऑलवेज मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा, 8 पार्ट उसमें ऑक्सीजन का होगा। अगर मास के हिसाब से देखोगे, मास के हिसाब से 2 रेशियो लोगे तो क्या आएगा बताओ, 1:8 आएगा ना, कि भैया आपके हाइड्रोजन का मास 1 है पर ऑक्सीजन का मास क्या है, सॉरी हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो रेशियो क्या होगा 1:8। तो रेशियो की बात करें तो 1:8। 1:8 क्यों, क्योंकि अगर मास की बात करेंगे तो कैसा आएगा ये 2:16। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन 2 ग्राम तो ऑक्सीजन 16 ग्राम। मतलब अगर इसका 2 AMU है तो कितना होगा 16 AMU, समझ पा रहे हो। और एटम की बात करें तो 2 AMU, अरे यार अभी तो समझाया, कितना आसान तो है। देखो इसका होता है 2 तो इसका होता है 16, तो रेशियो क्या आएगा 1:8। चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे आपकी बॉडी का हो, अगर आपकी बॉडी से भी पानी निकला है तो उस पानी का फॉर्मूला क्या होगा H2O। तो एक कंपाउंड का हमेशा क्या होगा, सेम रेसिपी हो, कंपाउंड कहीं से भी आए। अब दोस्तों यहां अगर आप देखोगे तो लिखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है, देखो जी, एक मान लो कोई कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये मिलके अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि एक बार मान लो इन्होंने बनाया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, मोनो मतलब एक ऑक्साइड, एक बार इन्होंने बनाया CO2। तो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO और CO2 बना रहे हैं, तो अगर आप इनके इस बंदे को पकड़ लो जिसका नंबर चेंज हो रहा है, ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 2, तो एक ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया बताओ 16 ग्राम, ग्राम के हिसाब से पढ़ोगे तो। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कितने हैं बताओ 32। और इनका रेशियो लोगे ना तो हमेशा होल नंबर ही आएगा, रेशियो लेने पर होल नंबर आएगा। कितना आ रहा है बताओ 1:2 आ रहा है। अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, देखो लिखा है टू एलिमेंट कैन मेक डिफरेंट कंपाउंड। 2 एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, 2 एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, बट द मासेस कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। लेकिन जब इनका मास कंबाइन हो रहा है ना, जैसे ऑक्सीजन का मास ले लेते, चलो इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का मास देखो कैसे कंबाइन हो रहा है। मतलब अगर इसका देखोगे तो ये 16 है तो ये कितना है 32, तो रेशियो में ही रहेगा। देखो जैसे कि देखो लिखा कि अगर CO की बात करें तो इसमें 12 और 16, अगर रेशियो, अगर इनका भी, अगर समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर क्या है बताओ 12 एंड 32, समझ पा रहे हो। अरे भाई यार तुम समझ नहीं रहे बात। देखो CO के अंदर एक तो 12 ग्राम कार्बन है, 16 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। CO2 में क्या है बताओ 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। तो दोनों में कार्बन सेम है, तो चलो कार्बन सेम है तो हमने बोल दिया चलो भाई कार्बन तो दोनों में ही सेम है, तो ऑक्सीजन का रेशियो लेके देखते हैं। अबे यार कार्बन दोनों में सेम है ना, तो मैंने किसका रेशियो लेके देखा ऑक्सीजन का। मैंने कहा चलो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेके देखते हैं, तो कितना आएगा वो 1:2, जो कि है होल नंबर, जो कि क्या है होल नंबर। तो लिखा है कि 2 कंपाउंड मेक 2 एलिमेंट्स कैन मेक डिफरेंट कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके अलग अलग क्या बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन उनका जो मासेस होगा ना, उनके मासेस कंबाइन सिंपल होल नंबर रेशियो। जो मास है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, बोलो क्या ले। इस बार ले लेते हैं, रुक जाओ, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं या कुछ और।
जैसे कि मान लो ये CH4 है, ये CH4 है और अगली जगह पर है C2H8। अब इसमें बताओ कैसे सोचोगे? अगर कार्बन के ही मास का रेशियो ले लो, चलो एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर कार्बन कितना, चलो हाइड्रोजन का लेते हैं, चलो हाइड्रोजन का लेते हैं, चलो हाइड्रोजन का यहाँ पर 4 ग्राम है, तो वहाँ कितना है बताओ? 4:8 मतलब कितना आएगा बताओ? 1:, आ रहा है ना? कैसे किया मैंने बताओ? 4 हाइड्रोजन तो 4 ग्राम, 8 हाइड्रोजन तो 8 ग्राम, और रेशियो लेके मैंने देखा। बात समझ पा रहे हो? तो क्या सीखा आपने? देखो यार, दिमाग लगाओ कि दो एलिमेंट एक से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, पर उनके मास का रेशियो क्या होता है? होल नंबर, सिंपल होल नंबर। ध्यान रखना बेटा। तो ये थे लॉज वाली बातें हम कर रहे हैं। अब देखो हमें 2 लॉज और पढ़ने होते हैं। पहला है गे लुसाक्स लॉ। अब देखो ये क्वेश्चन मत पूछना कि वो सच में गे थे या नहीं थे, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है? अगर तुम्हें चुल है तो उनके पास्ट में जाओ, टाइम मशीन बनवाओ, पास्ट में जाओ और कुंडी खड़काओ, ठीक है? तो अपने आप वो रिएक्ट कैसे करते हैं पता लग जाएगा आपको। तो गे लुसाक्स लॉ क्या कहते हैं समझो? गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये कहते हैं गैस रिएक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। क्या मतलब है? देखो मान लो ये मीथेन गैस है और इनका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन गैस से, और ये बनाते हैं CO2 एंड H2O। ये रिएक्शन आप जानते हो ना? तो लिखा है कि गैस रिएक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। सिंपल वॉल्यूम रेशियो का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर 1 लिखा है ना, 1, तो इसकी वॉल्यूम को मानेंगे हम 1। एक पल के लिए मान लो कि इसका जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम की तरह काम करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाला जो नंबर है ये वॉल्यूम की तरह काउंट करता है। ये रेशियो में देखना है ना, रेशियो में, तो ये वॉल्यूम की तरह काम करेगा, इसको याद रखो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका 1 वॉल्यूम है, ऐसे समझो। तो ये वाला जो इसका है ये 2 वॉल्यूम है, तो इनका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1:2। तो लिखा है गैस रिएक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो, कि जो मीथेन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है वो 1:2 में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:2 में रिएक्ट कर रहे हैं। याद रहेगा कि गैस रिएक्ट इन, बताओ, सिंपल वॉल्यूम रेशियो। देखिए यहाँ पर अगला होता है एवोगैड्रो लॉ। बेटा इन सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता वैसे। एवोगैड्रो लॉ कहते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। क्या मतलब? देखिए कहीं पर आप किसी रूम में गए, समझो उस रूम में एक दीवार है, ठीक है? उस रूम में एक दीवार है और दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है। जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है, जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ है। अगर एक घर के अंदर 2 कमरे हैं और दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो मान लो इसके अंदर 10 लीटर गैस है, 10 लीटर गैस, 10 लीटर गैस, और यहाँ भी 10 लीटर गैस है, तो जितने पार्टिकल यहाँ होंगे, जितने पार्टिकल्स यहाँ होंगे, उतने ही पार्टिकल्स यहाँ होंगे। तो लिखा है इक्वल वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इक्वल वॉल्यूम है गैस का तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? इक्वल। इक्वल वॉल्यूम का मतलब अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। बहुत लॉजिकल बात नहीं कही है? बहुत लॉजिकल। अगर वॉल्यूम इक्वल है दोनों का तो इसमें रहने वाले पार्टिकल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यही था लास्ट लॉ, फटाफट नोट कर लो। चलो ध्यान दो गाइज, अब हमने 2 बातें सीखेंगे। एक होता है राउंड अप, राउंड अप बोलते हैं, कई लोग राउंड ऑफ बोलते हैं इसको, है ना? राउंड ऑफ बोलते हैं। तो ये सब क्या है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कि जैसे किसी के पास 49 रुपए है, 49 रुपए है ना, तो बोलेगा यार मेरे पास ना 50 रुपए है, तो 49 को 50 मान लेता है। तो 49 को 50 मानना ही राउंड अप कहलाता है। राउंड अप का मतलब होता है कि हाँ सीधी सीधी बात करना। जैसे मेरे पास है 9,09,99 रुपए, तो मैं बोलूँगा भैया मेरे पास है 10 लाख। 9,09,99 क्या होता है? 10 बोलो ना यार, यही होता है राउंड अप। तो ये राउंड अप करते कैसे हैं उसके पीछे बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन लिखा आया 4.79 4 ऐसे कुछ लिखा आया 4.789 क्वेश्चन आया, और किसी ने बोला देखो यार ये नंबर थोड़ा अजीब है, बहुत बड़ा है, एक काम करो मुझे यहां तक चाहिए बस, यानी मुझे राउंड अप करना है इसको। तो राउंड अप करते हैं, मान लो मुझे यहां तक राउंड अप करना है 3 तक, 4.78 तक ही रखना है। तो रूल क्या है? रूल ये है कि जो पीछे वाला नंबर देखो, पीछे वाला नंबर हमें इसको गायब करना है, हमें इतने में ही बातें करनी है, हमें पीछे वाले को गायब करना है। तो हम देखेंगे जो ये जो 9 है, 9 वो 9 क्या है? तो हमारा जो 9 है वो 5 से बड़ा है। ध्यान रखना 9 क्या है? 5 से बड़ा। तो अगर ये जो 9 है 5 से बड़ा है तो आप अगले वाले नंबर को एक कैरी मतलब हासिल दे सकते हो। हासिल मतलब इसका आंसर पता क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4.79, यानी कि 4.789 को आप राउंड अप करके क्या बोल सकते हो? 4.79। रूल बहुत सिंपल है, आपको आंसर यहां तक लिखना है। तो जो पीछे वाला नंबर है अगर 9, जो 9 वो 5 से क्या है? बड़ा, तो वो आगे 5 से अगर ये बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये 8 को इसने बढ़ा के 9 कर दिया। एक और क्वेश्चन करते ताकि आप समझ जाओ। एक क्वेश्चन करते, मान लो कहीं पर लिखा हुआ था ऐसे लिखा था 12.759896 ऐसे लिखा हुआ था, और मैंने कहा यार इतने बड़े नंबर का मैं आचार डालूंगा क्या? मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है। तो मैंने कहा ठीक है मैं एक काम करता हूं, मैं यहां तक रखना चाहता हूं इसको, यहां तक। भाई मैं इतने पंगे नहीं पालना चाहता, तो मुझे यहीं तक रखना है। तो 5 के पीछे 9 है, तो मैं इस 9 से पूछूंगा 9 बेटे तू पावरफुल आदमी है क्या? तो 9 कह रहा है देखो जी मैं 9 हूं, मैं 5 से बड़ा हूं। तो ये बोल अच्छा मान लो यहाँ पर 8 होता है 8, तो ये 8 भी क्या है बताओ? ये 8 भी 5 से बड़ा है। तो जो पीछे का नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में इंक्रीमेंट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 12.76। यानी इतने बड़े नंबर को हम राउंड अप करके इतना लिख सकते हैं। मतलब देखो पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट रखने का रूल है, पढ़ा आप लोगों ने बचपन में, वो मर्जी है आपकी, आप एक भी रख सकते हो। वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा ऐसे बोलेगा कि भाई 3 तक करो, पॉइंट ऐसे बोलेगा क्वेश्चन। देखो वो क्वेश्चन कैसे बोलता है, ऐसे बोलता है कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है, सोचो ऐसे लिखा हुआ है 4.83, सोचो ऐसे लिखा है कुछ भी लिख रहा हूं 4.836 लिखा है, मान लो। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 4 पॉइंट, देखते रहो 4.836 लिखा है,
तो क्वेश्चन पता क्या बोलेगा आपसे, क्वेश्चन बोलेगा कि भाई काम करो 3 तक कर दो, यहां तक कर दो, यहां तक। क्वेश्चन में लिखा होगा 3 तक करना है आपको, यहां तक करना है, समझ पा रहे हो? तो आप यहां पर एक लाइन खींच के बोलोगे देख भाई ये तो 6 है, और 6 किससे बड़ा है, 5 से, 5 से बड़ा है, तो ये क्या क्या करेगा 6, इसको बढ़ा देगा, बढ़ाने का मतलब क्या है 4.84, 3 को 4 कर देगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, बेफिक्र रहो। तो ये तो पहला नियम, हाँ अभी बता रहा हूँ ना बेटा, सारे रूल लिखवा रहा हूँ। अभी एक रूल पढ़ा हमने, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो लिखा है 4.873, 4.873 लिखा है। अब देखिए जी, मैंने बोला कि मेरे को आंसर इतने में ही लिखना है जी, पर जो पीछे वाला बंदा है 3 जो है 5 से क्या है छोटा, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, इसका आंसर आएगा 4.87। पीछे वाला 5 से छोटा है, इसकी औकात नहीं है, क्या नहीं है इसकी औकात, इसकी औकात नहीं है, ये 5 से छोटा है, इसकी औकात नहीं है, तो 7 को बढ़ा नहीं पाएगा, 7 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है जी, तो ये 2 रूल आपने पढ़ लिया, 5 से बड़ा 5 से छोटा। अब तीसरा क्या फंस सकता है बताओ, तीसरा नियम ये फंस सकता है, ऐसा आ जाए 4.875। अब देखो लास्ट का नंबर 5 के बराबर आ गया, मुझे यहां तक काम करना है। लास्ट का नंबर किसके बराबर है बताओ, लास्ट का नंबर जिसमें मुझे देखना है, जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं वो 5 के बराबर है। तो 5 के बराबर में 2 नियम है, देखो अगर 5 के बराबर है तो जो ऑड है, ऑड ऑड में होता है +1, ध्यान रखना, ऑड में +1 और इवन सेम रहता है। अभी समझ आएगा, समझ आएगा, रुक जाओ। जैसे यहां पर देखो ये 5 के बराबर है, और ये जो नंबर है ये नंबर है हमारा ऑड, क्या हमारा नंबर ये ऑड, तो इसमें एक +1 कर सकते हो आप, 7 को आप 8 लिख सकते हो, यानी कि जब नंबर 5 के बराबर हो तो ऑड वाले में आप +1 कर सकते हो। जैसे कि ये 7 है तो 7 को मैंने 8 कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए 4.885, 4.885 है क्वेश्चन मान लो। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरे जिस जहां तक मुझे काम करना है, मुझे यहीं तक काम करना है, यहीं तक मुझे काम करना है। और 5 क्या है बताओ, 5 = 5, पीछे वाला नंबर क्या है बताओ, 5 = 5। अब देखो ये है इवन, तो मैंने क्या लिखा, इवन क्या रहता है सेम, तो इसका आंसर आएगा 4.88। इवन को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी जब 5 के बराबर हो वो नंबर जिसको आप देख रहे हो, तो ऑड होगा तो बढ़ जाएगा, और अगर जिसको हमें बढ़ाना है वो इवन है तो नहीं बढ़ेगा। हमें इसको बढ़ाना था, ऑड है बढ़ गया, इवन सेम रहता है। तो ये रूल है, राउंड अप कहते हैं इसको, राउंड अप। एक दो क्वेश्चन देता हूं, एक दो क्वेश्चन देता हूं करना, जैसे कि 4 पॉइंट, सुनो ध्यान से, 4.67 क्या आंसर आएगा, लॉजिकली सोचो। मैंने बोला कि भाई मेरे को आंसर यहीं तक रखना है, यहीं तक। मैं ये बोल रहा हूं क्वेश्चन में कि मुझे 2 तक ही आंसर चाहिए, 2, इसको बोलते हैं 2 सिग्निफिकेंट तक, ठीक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए मुझे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है मैं बाद में बात करूंगा आपसे, पर मैं कह रहा हूं मुझे 2 तक ही चाहिए, ये मेरे लिए 2 ही सिग्निफिकेंट है। तो आप किसको देखोगे बताओ, आप लाइन खींच के किसको देखोगे, 6 को, क्या 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये पावरफुल है, पावर दे देगा इसको 4.2, एग्जाम में लिखा आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा राउंड अप। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत सिंपल नियम है, जो नियम लिख रहा हूं मैं, देखो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का तरीका, ये काउंट करने का तरीका बता रहा हूं, काउंटिंग। इसमें तरीका क्या है, नेवर काउंट, सुनो ध्यान से, नेवर काउंट जीरोस, जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट। क्या लिखा है मैंने, नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट, और दूसरा ये नेवर काउंट जीरो ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 10 की पावर कुछ भी हो x। देखो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में समझाऊंगा आपको, नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 10 की पावर x, एंड जो फिक्स नंबर होते हैं, फिक्स नंबर्स के होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब है बताऊंगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहो। दोबारा बोल रहा हूं, जो फिक्स नंबर्स होते हैं उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब ये रूल क्या है, रूल के हिसाब से हम काम करते हैं, रुक जाओ, पहले मैं आपको रूल बता रहा हूं, रूल क्या है देखो। रूल के हिसाब से मैंने लिखा है 0.0007, तो आपको मैं बता दूं मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग करनी है मुझे, सिग्निफिकेंट फिगर, तो 0.007 में सिर्फ 7 ही सिग्निफिकेंट है, सिर्फ 7 ही हमारे काम का है, 0.000 काउंट काम का नहीं है। इसलिए मैंने लिखा नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब है जो पूरी तरह लेफ्ट में है, देखो ये है एक्सट्रीम लेफ्ट, अबे यही तो है एक्सट्रीम लेफ्ट। तो यहां पर अगर मैं सिग्निफिकेंट की बात करूं सिर्फ 7 है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर कौन है 1, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ, यहां हम लिखेंगे SF, क्वेश्चन का SF। तो इस वाले क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, मतलब एक ही बंदा काम का है, ऐसा मान लो, एक ही बंदा। अच्छा मान लो कभी किसी ने ऐसे लिखा 1.2, समझो 1.2, तो यहां पर मेरे लिए ये दोनों ही काम के हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो यहां पर लिखा होता 1.6, तब भी आंसर क्या आता है 2, कि यहां पर 1.6 है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। अगर मान लो किसी ने ऐसे लिखा 1.008, तो मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, सुनो, यहां लिखा है नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट। आप जो पूरी तरह लेफ्ट में है उस जीरो को काउंट नहीं करोगे, लेकिन ये जीरो कहां है बताओ, बीच में, अगर ये बीच में है तो काउंट होंगे, यानी कितने बताओ यहां पर 4, यहां पर सिग्निफिकेंट 4 है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर कि 0.073, बताओ इसका क्या आंसर आएगा, सुनो। तो लिखा है नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट, जो बिल्कुल लेफ्ट में जीरो है, बिल्कुल लेफ्ट में ये दोनों है, तो इन दोनों को हमें काउंट नहीं करना। अगर हमें इन दोनों को काउंट नहीं करना तो हमें किसको काउंट करना है बताओ, 7 3 को, यानी ये 2 है। समझ गया, कभी लिखा हो 3 × 10 की पावर 8, तो रूल पर रूल क्या है, ये मैंने बनाया रूल, कहीं भी नहीं है ये, नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 10 की पावर x, तो ये आपको काउंट नहीं करना 10 की पावर वाला, तो इसका क्या आंसर है 1। आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि नंबर कितने हैं, यहां पर एक ही तो नंबर है 3। अब किसी ने ऐसे लिख दिया, सुनो 0.101, 0.101 में क्या आंसर होगा बताओ। देखो यहां पर हमें बिल्कुल लेफ्ट का जीरो काउंट नहीं करना, यानी ये वाला काउंट नहीं होगा, कौन कौन सा काउंट होगा 101, क्योंकि ये बीच में है जीरो, तो 3। और किसी ने ऐसे लिख दिया
10 आम ऐसे लिख दिया, 10 आम, तो इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट। क्या हो गया? क्योंकि ये क्या है बताओ? फिक्स नंबर। फिक्स नंबर इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। फिक्स नंबर का क्या होता है? इनफाइनाइट। जैसे भाई जो फिक्स है उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। अरे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि उसकी वैल्यू फिक्स, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। 10 आम फिक्स है हमारा ना, कुल ये सब इतना टेंशन में मत पड़ो। 10 आम 4 केला, अगर कभी ऐसा लिखा है 10.0000, तो आपको काउंट क्या करना है? सब कुछ 1 2 3 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों? ये सारे राइट में है जीरो, हमें कौन से काउंट नहीं करने होते? लेफ्ट के। लिखा हुआ है नेवर काउंट जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट, जो बिल्कुल लेफ्ट में पड़ता हो, बिल्कुल लेफ्ट में पड़ता है उसको काउंट नहीं करना है। क्या 10 के बाद पॉइंट हो मतलब? 10 के बाद ऐसे नहीं छोड़ते, जीरो लगाना पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है हमने ऐसे लिख दिया, चलो अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूं 10, तो दो सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 अगर आम है मान, जैसे जैसे किसी ने लिख दिया 10 आम, 10 आम, तो कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, इनफाइनाइट हो सकता है। अगर तुम समझ नहीं पा रहे, सुनो, जब भी फिक्स नंबर आए, फिक्स नंबर आए क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, बात खत्म। फिक्स नंबर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इतना टेंशन मत पालो। अब मैंने सब तरह के क्वेश्चन बता दिए, ये भी बता दिया कि बिल्कुल लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब समझ पाए हो, जो बिल्कुल लेफ्ट में हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ लिया।